वो उस नाइटमेयर से बच निकला जिससे बाकी कभी लौटकर नहीं आए। 10 साल पहले उसे दूसरे वर्ल्ड में खींच लिया गया था और युद्ध की आग में तराशा गया। अब विक लौट आया है, दर्द और लोहे से बना एक अनब्रेकेबल टैंक आदमी, अपने हंटर्स ब्यूरो के प्रति लॉयल और उन दोस्तों की यादों से हॉन्टेड जो अब भी गेट्स के पार खोए हुए हैं। वो अर्थ की रक्षा के लिए लड़ता है। जब डस्ट सेटल्स और उसका डेट चुका दिया जाएगा, वो एज़िलन की ओर कदम बढ़ाएगा, सर्वाइव करने के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। आज वो एक गार्डियन है, कल एक एग्जीक्यूशनर। क्या एक आदमी की शेयर एंड्योरेंस उस इन्वेजन को रोक पाएगी जिसने कभी एंटायर वर्ल्ड्स को निगल लिया था? अब समय है इसका पता लगाने का। नेवाडा डेजर्ट के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स में एक बी रैंक गेट खुला और ब्रायन गिल्ड और अन्य हंटर्स पहले से ही उसके चारों ओर इकट्ठा हो चुके थे। कुछ ने कहा कि बहुत ज़्यादा लोग हैं और एक ने कहा कि वहाँ 5 ए रैंक हंटर्स और 20 बी रैंक हंटर्स हैं और किसी भी हाल में 1 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। उनके कैप्टन लैरी ने उन्हें चैटिंग बंद करने को कहा और सजेस्टेड किया कि जल्दी से अंदर जाएं। जैसे ही वे पोर्टल के दूसरी तरफ पहुंचे, वो बहुत सरप्राइज्ड हुआ कि हॉल के बीच में केवल एक मॉन्स्टर, एक मेज था और नर्वसली कहा कि उसे बैड फीलिंग हो रही है। उसने सभी को विजिलेंट रहने का आदेश दिया और वे बैटल के लिए तैयार हो गए। डार्क मेज ने अपना हाथ क्लोक के नीचे छिपाया, कुछ निकाला और अपने हाथ को वेव किया जिससे ग्लोइंग डस्ट फैल गई और उसके बाद अर्थक्वेक शुरू हो गया। एक हंटर ने कैप्टन की ओर देखा और बताया कि डंजन का डेंजर लेवल एक रैंक निर्धारित किया गया है। ये सुनकर वो बहुत नर्वस हो गया और एक्सक्लेम्ड कि यह निश्चित रूप से एक बी रैंक गेट है। उसी समय हॉल में ह्यूज नंबर ऑफ अनडेड दिखाई दिए और लैरी अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करते हुए सोचा कि क्या ये एक ट्रैप है। उसने सभी को बैटल के लिए तैयार होने का आदेश दिया और फिर फाइट शुरू हो गई। मेली हंटर आगे बढ़ा, स्केलेटन्स पर स्लैशिंग किया और मेजेस ने डिस्टेंस से फायर की मदद दी। कई स्केलेटन्स को निपटाने के बाद कैप्टन एक्सक्लेम्ड कि बहुत ज़्यादा हैं और फिर पूरा हॉल पर्पल लाइट से इल्यूमिनेटेड हुआ और वो फ्रीज हो गया। उसने ऊपर देखा और नर्वसली कहा कि यह संभव नहीं हो सकता। डंजन में एक ह्यूज ड्रैगन दिखाई दिया। डेंजर एस रैंक तक बढ़ गया और कैप्टन ये समझकर कि वे हैंडल नहीं कर सकते ने सभी को रिट्रीट का आदेश दिया। इसी बीच यूएस हंटर ब्यूरो गेट को देख रहा था। स्मिथ, ब्यूरो का डायरेक्टर, ये जानकर कि कुछ गलत है, एंग्शियसली पूछा कि क्या हुआ। लड़की ने मॉनिटर की ओर ग्लांस किया और कहा, गेट में जाने वाले ग्रुप में न्यूमरस कैजुअल्टीज हुए। अब हंड्रेड्स ऑफ अनडेड गेट से बाहर आ रहे हैं। एंट्रेंस को कंट्रोल करने वाली फोर्सेस डिस्ट्रॉय हो गई हैं। डंजन में ब्रीच हो चुका है। ये सुनकर स्मिथ बीमार महसूस करने लगा। उसके बाद वो इंचौंग गया। जैसे ही वे एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने तुरंत हंटर ब्यूरो के डायरेक्टर कैंग आइलॉप से मुलाकात की। उन्होंने पूछा कि क्या हंटर बे वॉन्सिक भेजने का रिक्वेस्ट आया था, लेकिन यह इम्पॉसिबल था। यूएस डेलीगेशन उनके स्टेटमेंट से टेकन अबैक था और स्मिथ नर्वसली कहा कि वो सिर्फ 20 मिनट्स पहले यूएस प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पर स्पेशल प्लेन से आए थे। मीटिंग एयरपोर्ट कॉन्फ्रेंस रूम में अर्जेंट मैटर के कारण रखी गई थी, लेकिन उन्होंने 30 सेकंड्स के भीतर रिफ्यूज कर दिया। क्या वो समझता है इसका मतलब? इल्साप ने उन्हें याद दिलाया कि ये साउथ कोरियन टेरिटरी है। इमरजेंसी विजिट और मीटिंग यूएस प्रेसिडेंट के ऑर्डर से संबंधित नहीं है। वो केवल ये क्लैरिफाई करना चाहता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट ग्रांट की थी। उसने डॉक्यूमेंट सौंपे और कहा कि अगर वे फिर से सोचें तो वो अपना निर्णय रिकंसिडर कर सकता है। स्मिथ शॉक्ड नोटेड कि ये वही इंफॉर्मेशन शेयरिंग अग्रीमेंट था जो यूएस और कोरिया के बीच हुआ था। क्या ये अग्रीमेंट 3 मंथ्स पहले कंक्लूड नहीं हुआ था? इल्सॉप ने स्माइल किया और याद किया कि ये 3 मंथ्स पहले हुआ था। यूएस ने उसे गेटवे की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का अग्रीमेंट दिया और उसने सोचा कि यही अग्रीमेंट कहलाता है। उन्होंने सभी डिमांड्स इग्नोर कर दी, अपने तरीके से उन पॉइंट्स को बदल दिया जो उनके लिए बेनिफिशियल थे, और ये सब उस स्लाई फॉक्स स्मिथ की वजह से। फिलहाल उन्होंने कहा कि उनके साथ अब और बात करने के लिए कुछ नहीं है। अगर उनके पास और कुछ कहने को नहीं है तो मीटिंग ओवर है। समय कम होने के कारण वो उन्हें जितनी जल्दी हो सके वापस भेजने की व्यवस्था करेगा। स्मिथ ने उसे शॉक में देखा और सोचा, क्या वो सच में बस जा रहा है? आखिरकार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यहाँ हैं। वे खाली हाथ नहीं लौट सकते। वो अपनी सीट से जंप किया और एक्साइटेडली कहा कि उन्हें वेट करें, और आइलॉप ने मुस्कुराते हुए उसका सामना किया, जैसे कि यही वो इंतजार कर रहा था। इसी बीच डेजर्ट के आउटस्कर्ट्स में टेम्पररी कैंप सेटअप किया गया। जैसे ही स्मिथ यूएस टेरिटरी में लौटा, वो तुरंत वहां पहुंचा। अब लैरी अन्य हंटर्स से बात कर रहा था। उसने कहा कि अनडेड की आर्मी ने लास वेगस पर लास्ट नाइट अटैक किया और उनके नंबर्स तेजी से बढ़ रहे थे क्योंकि विक्टिम्स अनडेड आर्मी में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। अब उन्होंने नियरेस्ट सिटी की ओर मूवमेंट रेज्यूमे कर दिया था। उनकी स्पीड काफी हाई थी, इसलिए समय बहुत महत्वपूर्ण था।
अगर वे फेल हुए तो नेक्रोमांसर अपनी ट्रूप्स बढ़ा देगा, इसलिए उन्हें एब्सोल्युटली रोकना था। अपने फैमिलीज के लिए और अपने देश के सभी सिटीजन्स के लिए ये करना जरूरी था। वो ऑपरेशन का प्लान और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन स्मिथ ने उसे इंटरप्ट किया। उसने लेक्टर्न पर अपना स्थान लिया और हंटर्स को इन्फॉर्म्ड किया कि उन्होंने निश्चित रूप से कठिन समय देखा है, लेकिन उन्होंने अंततः बे वॉन्सिक को कैप्चर कर लिया। जैसे ही उन्होंने उसका नाम सुना, वे डिस्कशन में लग गए और एक ने पूछा, क्या ये रियल पर्सन है? उसके पास वाला व्यक्ति कहा कि भले ही सच हो, उसकी एबिलिटीज एग्जैजरेट की गई हैं। स्मिथ ने एक नोट निकाला और कहा कि क्योंकि उनके पास समय नहीं है, सभी जिनके नेम्स कॉल किए जाएंगे उन्हें तुरंत तैयार कार में बैठना चाहिए। उसने 7 लोगों के नाम लिए और कहा कि वे बानिक के साथ इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इतने कम लोगों के होने की जानकारी पाकर लैरी बहुत सरप्राइज्ड हुआ और ब्यूरो डायरेक्टर ने कहा कि ये बेवनिक की रिक्वेस्ट थी। यह नंबर पर्याप्त था। उसने पूछा, वो क्या बात कर रहा है? 200 हंटर्स पहले ही सैक्रिफाइस हो चुके हैं, सिर्फ 7 लोग कैसे कर सकते हैं? स्मिथ ने कहा कि ये डिसाइड हुआ कि वे फर्स्ट अटैक के तुरंत बाद रिट्रीट कर सकते हैं। ऑपरेशन में शामिल हंटर्स रिस्क में नहीं होंगे। लैरी एक्साइटेडली पूछा, क्या उसे इतना आसान लगता है रिट्रीट कहना? उसे एक आइडिया आया और उसने पूछा, शायद यही है। वे टेंट से बाहर निकले, देखते हुए कि 7 लोग आर्मर्ड कार में गए, और स्मिथ ने कहा कि सभी नेम्ड इंडिविजुअल्स दूर से ऑपरेट करने वाले लीडर्स हैं। उन्होंने बेवनिक को हायर किया ताकि कैजुअलिटीज कम हों। अगर वो फेल हुआ तो उन्हें तुरंत इंटरवीन करने के लिए तैयार रहना होगा। लैरी वरिडली पूछा, उसने कितना भरोसा किया? उसने स्मर्क किया और कहा कि कम से कम वो समय खरीद सकता है। इसी बीच एक ड्रैगन ऑपरेशन साइट के ऊपर उड़ रहा था और बाकी अनडेड कैनियंस में रोम कर रहे थे। प्रोटैगनिस्ट वॉनिक ये सब क्लिफ के ऊपर से देख रहा था और जल्द ही एक आर्मर्ड कार उसके पास आया। जैसे ही हंटर्स बाहर निकले, उन्होंने विक को देखा और पूछा कि क्या वही है जिसके बारे में उन्होंने सुना था। उसने उनसे पूछा कि क्या वे बैकअप के रूप में आए हैं। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि किसी भी स्थिति में उनका केवल एक ही टास्क है। उसने अपनी ओर पॉइंट किया और कहा कि वे अटैक कर सकते हैं। वे समझ नहीं पाए कि उसका मतलब क्या था और कंफ्यूजन में पूछा, शायद ट्रांसलेशन गलत है। वो वास्तव में क्या बात कर रहा था? उसने उन्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं करने का निर्णय लिया और क्लिफ की एज की ओर मुड़ा, उन्हें धीरे धीरे शुरू करने को कहा, और एक हंटर ने डिस्प्लेजर में एक्सक्लेम्ड, क्या अब मजाक कर रहा है? यहाँ हर कोई अपनी जान देने के लिए तैयार आया। अगर वो मजाक करना जारी रखेगा तो उसे वापस उसके देश जाना चाहिए। एमसी ने उसे जवाब दिया कि यही उसका इंटेंडेड एक्शन है। उन्हें ये सोचकर अटैक करने दो कि वे उसे मारना चाहते हैं। हंटर्स उसे बिविल्डरमेंट में देख रहे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे, और वॉनिक क्लिफ से कूद गया और सीधे अनडेड आर्मी के सामने लैंड किया। स्केलेटन रुक गया और ड्रैगन एक्ट करने लगा, डिसेंट किया और तुरंत एमसी पर एनर्जी बीम फायर किया। उसने अपना शील्ड चमकाया और उसे रेज किया, एक्टिवेटिंग द सेक्रेड बैरियर। उसके ऊपर एक डोम उठी, ड्रैगन के अटैक को ब्लॉक किया, और जो हंटर्स ये देख रहे थे उन्होंने कहा कि ये मैडनेस है। कैसे वो इतनी कामली ड्रैगन की अपनी ब्रेथ को रिफ्लेक्ट कर सकता है, जबकि इतनी पावर हर चीज को मेल्ट करने में केपेबल थी। उस समय प्रोटेक्टिव डोम कई छोटे फ्रैगमेंट्स में शैटर्ड हुआ और उसने उन्हें कलेक्ट करके अपने शरीर को सेक्रेड आर्मर से कवर किया, जिससे वो ग्लो करने लगी। गहरी सांस लेते हुए उसने अपना शील्ड रेज किया और लाउडली शाउटेड, एक्टिवेटिंग द स्किल हेट्रेड बीट। इस तरह अनडेड को प्रोवोक किया। एक ह्यूज आर्मी तुरंत उसकी ओर दौड़ने लगी और एक हंटर ने बाकी को इसे देखने को कहा। उसने याद किया कि वॉनिक ने कहा था कि उन्हें उसे अटैक करना चाहिए, और सरप्राइज में पूछा, तो इसका मतलब यही है? उसने बाकी को कहा कि वे अपनी पूरी शक्ति से अटैक करें। उनका टारगेट बेविक था। उन्होंने खुद को प्रिपेयर किया और लड़की ने पूछा कि क्या वो सुनिश्चित है कि उन्हें अपनी पूरी शक्ति से अटैक करना चाहिए। उसने कहा कि उसे लगता है कि उनका कंबाइंड अटैक बोन ड्रैगन की ब्लो से स्ट्रॉन्गर होगा। उसके बाद उसने बाकी को सिग्नल दिया और उन्होंने साइमल्टेनियसली अनडेड आर्मी पर फायर किया। एक्सप्लोजन सुनाई दिए, स्केलेटन्स गिरने लगे और सभी हंटर्स का कंबाइंड अटैक एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ। जैसे ही सब शांत हुआ, बैटलफील्ड पर स्मोक उठी और एमसी बोन्स के ढेर पर खड़ा था। लड़की ने पूछा, क्या ये पॉसिबल है? उन्होंने अपनी सारी ताकत उस पर फेंक दी और वो अनहार्म्ड बाहर आया। उसकी कॉलीग ने कहा कि पूरी अनडेड हॉर्ड एलिमिनेट हो गई है, अब केवल ड्रैगन बचा था। उसी समय बोन्स के ढेर के नीचे बेरीड अनडेड ने वॉन्सिक को उसके पैरों से पकड़ लिया और उसने पीछे की ओर प्रेजेंस को महसूस किया। उसने नेक्रोमांसर को मलिशियसली मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, तो वो उनका बॉस है? डंजन में ह्यूज ड्रैगन की शैडो थिक हुई। उसने ऊपर देखा और ये देखते हुए कि वो उस पर शूट करने वाला है, बस साई किया। इसी बीच हंटर्स अलार्म्ड हो गए। आदमी ने विक को बुलाया और कहा कि वो भागे।
इस ड्रैगन की मैजिक का फ्यूजन कोई मजाक नहीं है। ये ब्रीदिंग पहले जैसी नहीं है। एक हंटर ने देखा कि उसके लेग्स शैकल्ड हैं और वो नर्वस हो गया, और एमसी ने मीनवाइल कहा कि ये बहुत आसान है। उसने नेक्रोमांसर की ओर चेन रिलीज किया, उसे टाई किया और फिर खुद की ओर खींचा और उसके कपड़े पकड़कर उसे जमीन से उठाया और बस होल्ड करना शुरू कर दिया। उसी समय ड्रैगन ने फायर किया, अपनी डिस्ट्रक्टिव फोर्स अनलीश की और एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुई। हंटर्स क्लिफ के ऊपर से हॉरर में देख रहे थे और फिर ड्रैगन स्टॉप हुआ और फॉल होना शुरू किया जब तक वो डस्ट में बदल नहीं गया। अपने अटैक से उसने नेक्रोमांसर को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्लाउड्स रिट्रीट हुई, सन आया और उसकी रेज डेजर्ट को इल्यूमिनेट कर दी। हंटर्स बैटलफील्ड पर डिसेंडेड हुए और देखा कि सभी अनडेड डस्ट में बदल गए और नेक्रोमांसर गायब हो गया। उन्होंने एक्सप्लोजन से बने ह्यूज होल को देखा और हंटर ने पूछा कि उसने ऐसा चॉइस कैसे किया। उसने कहा कि वो यहाँ मरने के लिए तैयार आया था और वो पता चला कि वो किसी भी हंटर से ज्यादा मरने के लिए तैयार आदमी है। वो अपनी टीयर्स नहीं रोक सका और वॉनिक को रेस्ट इन पीस की कामना की। वो एक रियल टैंक था। जब वे उसका मॉर्निंग कर रहे थे, होल के नीचे एक क्रैक दिखाई दिया और फिर उसमें से एक हाथ निकला। अचानक क्रंच सुनकर हंटर्स शॉक में नीचे देखे। एमसी अंडरग्राउंड से बाहर आया और डस्ट झटक दिया, फिर अपना हेलमेट उतारा और मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। उसने अपने शरीर से ड्रैगन की ब्रेथ विथस्टैंड की। ये खाली नहीं था कि उसे सुपर टैंक कहा जाता है। उसने ऊपर वाले हंटर्स को बुलाया और पूछा कि क्या कोई रोप नीचे कर सकता है। गेट ब्रीच को सक्सेसफुली एलिमिनेट करने के बाद एमसीयूएस गेम ब्यूरो के ट्रॉफी वॉल्ट एक व्हाइट डोम गया। सिर्फ बिल्डिंग के एक्सटीरियर को देखकर नाम अजीब लग सकता है, लेकिन इसके बेसमेंट में एक व्हाइट डोम शेप्ड वेयरहाउस बनाया गया है। अपने नाम के अनुसार इसमें रेयर मॉन्स्टर बोन्स और डेंजरस क्लासिफाइड वेपन्स, साथ ही अननोन पर्पस वाले आइटम्स रखे गए हैं। ये हंटर्स द्वारा बोले गए 3 ग्रेटेस्ट ट्रेजर वॉल्ट्स में से एक है। ब्यूरो डायरेक्टर ने उसे यहाँ लाकर धन्यवाद दिया। उसने एंट्रेंस पर गार्ड का अभिवादन किया, आइडेंटिफिकेशन पास किया और तभी ह्यूज आयरन डोर्स खुली, जिससे सामने एक विशाल हॉल दिखाई दिया जो वॉन्से के लिए सामान से भरा हुआ था। स्मिथ अंदर आया और हाथ फैलाकर उसे व्हाइट डोम में ग्रीट किया। जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में वादा किया गया था, वो उसे इस थर्ड आस वॉल्ट में से एक आइटम देगा। यहाँ बहुत सारी चीजें थीं, वेपन से लेकर एक्सेसरीज तक। एमसी ने ध्यान से चारों ओर देखा और सोचा कि ये सभी आइटम्स कम से कम ए रैंक से ऊपर हैं और कुल मिलाकर 200 आइटम्स हैं। उसने एक डिस्प्ले केस के पास जाकर सोचा, तो यही है थर्ड क्लास स्टोरेज का सामान। फिर सेकंड और फर्स्ट क्लास में क्या आइटम्स रखे हैं। स्मिथ उसके पास आया और पूछा कि क्या उसे इस आइटम में इंटरेस्ट है। ये था टीयर्स ऑफ वेलकम, एक नेकलेस जो इल्यूजरी शील्ड बनाता है। वो कॉन्फिडेंटली कह सकता था कि ये एक टैंक जैसे उसके लिए एक्सीलेंट आर्टिफैक्ट है। वानोक ने इसे थॉटफुली देखा, फिर आगे बढ़ा और कहा कि डिजाइन बहुत अच्छा नहीं है। आदमी थोड़ा हैरान हुआ और सोचा, तो उसे ब्यूटीफुल डिजाइन में इंटरेस्ट था। उसी समय कुछ और एमसी का ध्यान खींचा और स्मिथ ने कहा कि वहाँ कुछ कम यूजफुल आइटम्स हैं। बेशक यहाँ के बाकी आइटम्स की तुलना में वे बहुत अच्छे नहीं थे। विक ने उसे पूरा करने नहीं दिया और कहा कि उसे यह आइटम पसंद है। उसने निक्रोसिस टीयर्स की ओर इशारा किया, नेकलेस जो अंडर वाटर ब्रीदिंग देता है, और स्मिथ ने पूछा कि क्या वो सच में इसे लेना चाहता है। वो उसे माना नहीं कर सकता। एमसी ने मुस्कुराते हुए कंफर्म किया और कहा कि उसे नेकलेस का डिजाइन पसंद है। अंततः वो अपने होमलैंड में पहुंच गया। जैसे ही वो प्लेन से रेड कार्पेट पर उतरा, हंटर्स ब्यूरो के डायरेक्टर ने उसका स्वागत किया और मुस्कुराते हुए कहा कि वो सेफ और साउंड लौट आया। ये देखकर खुशी हुई। उसने काफी मेहनत की, शायद वो कहीं बाहर जाकर खाना चाहता हो। उसने सुझाव दिया कि वो इसे किसी और समय करे। अब वो घर जाकर रेस्ट करना चाहता है। इल्सॉप सहमत हुए और कहा कि वो उसे राइड देंगे। एयरपोर्ट से ड्राइव करते हुए डायरेक्टर ने पूछा कि क्या स्मिथ ने कोई ट्रिक्स यूज की थीं। वॉनिक ने याद किया कि उसने उसे जो पेपर्स दिए थे, वो उन्हें दिखाते हुए कहा कि उसने उसे ऐसा ऑफर दिया था। ये जानकर कि उसे स्पेशल एडमिशन के लिए एप्लीकेशन दी गई थी, वो बहुत गुस्से में आ गया और एक्सक्लेम्ड किया कि उसने जाना था कि वो इसे फॉलो करेगा। वो इसे साइन नहीं करने वाला था, है ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो इसे साइन नहीं करेगा। उन्हें बताया गया कि ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। इल्सॉप बहुत खुश हुए और कहा कि वो उस पर भरोसा करता है, और एमसी ने कहा कि नीचे लिखी बातें पढ़ो। एक क्लॉज था जिसमें लिखा था कि अगर वो सिटीजनशिप स्वीकार करता है तो उसे टैक्स एग्जेम्पशन, गेट में प्रायोरिटी एंट्री, बहुत सारी सब्सिडीज और व्हाइट डोम के सेकंड आस ट्रेजर्स मिलेंगे। इल्सॉप की आंखें ऑलमोस्ट बाहर निकल आईं जब उन्होंने ये सब पढ़ा, और वानुक ने रिप्रोचफुली पूछा, क्या उसे कुछ महसूस नहीं हुआ? इसके बाद आदमी ने नर्वस होकर एक्सक्लेम्ड किया कि कोरियन हंटर्स एडमिनिस्ट्रेशन के हेड के रूप में वो उसे उनके वेयरहाउस और फर्स्ट क्लास ट्रेजर्स उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने पूछा, क्लासिफिकेशन कब से है?
पहले तो सिर्फ 20 ट्रॉफीज थे और उनका आधा हिस्सा उन्होंने डोनेट किया था। इल्सॉप को कुछ कहने का पता नहीं था और उन्होंने टीयरफुली अपोलोजाइज्ड किया। सब पहले ही फंस कर रहे थे कि उसे बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिल रहे हैं। वो नज़रें हटा लिया और कहा कि अब ये उसकी चिंता का विषय नहीं है, और उसी समय उसने डेंजर नोटिस किया। वो आगे झुका और देखा कि ड्राइवर का फेस डर से भर गया है। एक ट्रक उनकी ओर दौड़ा और उनके कार की तरफ सीधे रश करने लगा। ट्रक ड्राइवर, ऐसा लगता है, अब जाकर रियलाइज किया कि वो गलत दिशा में जा रहा है। एमसी ने दूर तोड़ते हुए कार से कूदकर गोल्ड चेन का इस्तेमाल किया और ड्राइवर को कैबिन से बाहर खींच लिया और अपनी बेयर हैंड से ट्रक को रोक दिया। आदमी डर के मारे चीखा और फिर सीधे विक की बाहों में गिर गया। उसने कहा कि ऐसा लगता है जैसे वो ट्रक को स्लीपी चल रहा था और उसे फ्यूचर में सावधान रहने के लिए कहा। उसने टीयरफुली अपोलोजाइज किया और कार में ड्राइवर और पैसेंजर्स की हालत चेक की। ड्राइवर डर के मारे पूरे शरीर से कांप रहा था और पहले ही माउथ से फोम आने लगा था और पीछे एक छोटी लड़की बैठी थी। एमसी ने उसे चेक करने का फैसला किया। वो अब इतनी शॉक में थी कि सिर्फ एक पॉइंट पर देख रही थी। उसने उसे डिस्ट्रैक्ट किया और पूछा कि क्या ठीक है। उसने डरते हुए नॉड किया और एमसी ने मुस्कुराते हुए कार में लौट आया। इल्सॉप ने कहा कि इस बार कम से कम एक डोर डैमेज्ड हुआ। लास्ट टाइम उसने कार की रूफ तोड़ दी थी और रिपेयर कॉस्ट्स बहुत हाई आए थे। उसने जवाब दिया कि हर स्प्लिट सेकंड मैटर करता है। उसने डोर हैंडल पकड़कर बाहर कैसे निकला? आदमी हंसा और कहा कि ह्यूमन लाइफ की तुलना में ये दूर कुछ भी नहीं है। इसके बाद उन्होंने ड्राइव कंटिन्यू किया और वानुक ने कहा कि उनकी बातचीत अभी खत्म नहीं हुई। इल्सॉप तुरंत वरीड हो गए और प्रिटेंड किया कि कुछ नहीं सुना क्योंकि हवा चल रही थी। वे उस पोर्ट पहुंचे जहां वो बोट में बोर्ड करेगा और वेस्टर्न सी के पास एक अनइनहैबिटेड आइलैंड की ओर गया। वहां पहुंचकर उसने अपने फ्रेंड डॉन का धन्यवाद किया कि उसने राइड दी। उसे खुद बहुत सारी चीजें करनी होंगी। उसने कहा कि सब ठीक है और जब भी उसे जरूरत हो वो कॉल कर सकता है। उसने उसे एक बैग दिया और कहा कि भले ही उसने कहा हो कि रामेन पर ही न रहे, वो फिर भी नहीं सुनेगा। इसलिए उसने फ्रेश किमची लाया ताकि वो रामेन के साथ खा सके। वो खुश हुआ और धन्यवाद कहा और जाने ही वाला था, लेकिन आदमी ने उसे बुलाया और कहा कि भले ही क्लीनिंग एक बर्डन हो और भले ही वो किसी के साथ खाना या पीना चाहता हो, वो कभी भी उसे कॉल कर सकता है। क्या उसने समझा? अगर नहीं तो एमसी ने उसे पूरा करने नहीं दिया और किमची का बाग दिखाकर मुस्कुराया, कहा कि ये पर्याप्त है ग्रैटिट्यूड के टोकन के लिए। उसने सब कुछ समझा। आदमी मुस्कुराया और सहमति दी और फिर उन्होंने गुड बाय कहा और वॉनिक इनलैंड की ओर गया। वहां जंगल के बीच में क्लियरिंग में उसका घर था। घर में प्रवेश करके उसने शूज उतारे, कैबिनेट से रामेन लिया, अपने पसंदीदा कार्टून को ऑन किया और खाने लगा। टीवी स्क्रीन पर सुपर हीरोज का कलरफुल स्प्लैश स्क्रीन आया। वीडियो मैन हीरोज में से एक बैटल में एंटर हुआ और उसे याद आया कि वो वही कार्टून ऑर्फनेज में देखते थे। दूसरे बच्चों से घिरे, सभी बहुत खुश थे। हीरोज ने एनिमी को हराया, उसे रिट्रीट करने को मजबूर किया और उसने प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम वो इस जगह को ज़रूर कॉन्कर करेगा। लेकिन उन्हें कहा गया कि ये यूजलेस है। चाहे कितनी बार इन्वेजन करें, वे अर्थ की रक्षा ज़रूर करेंगे। और एमसी ठीक वैसे ही जैसे बचपन में अब उस हीरो के शब्द दोहराया। कार्टून खत्म हुआ और साथ ही खाना भी। उसने मुस्कुराते हुए साय किया और सोचा कि ये इंटरेस्टिंग है, एक रियल मास्टरपीस। साइलेंस के कारण वो अपने चाइल्डहुड के मेमोरीज में खो गया। कैसे उसने अपने फ्रेंड्स के साथ खेला, ये उसे मुस्कान दिलाई और उसके टास्क को भी याद दिलाया। उसने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया और रोलर ब्लाइंड नीचे आ गई। बहुत सारे नाम उस पर लिखे हुए थे। कुछ रेड में क्रॉस किए गए और कुछ सर्कल किए गए थे। उसने लिस्ट पर नज़र डाली और सोचा कि 71 लोग और बचे हैं, बस उन्हें वेट करना होगा। वो उन्हें इस वर्ल्ड में ज़रूर वापस लाएगा। उसने दांत ग्रिट किए और स्वेयर किया कि वो इसे ज़रूर करेगा। इस बीच यूएस हंटर ब्यूरो में स्मिथ के एक सबॉर्डिनेट ने उसके ऑफिस में आकर वानिक पर इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स रिपोर्ट किए। उसका रिकॉर्ड रादर अनयूजुअल था। 10 साल पहले कोरिया में एक डिसअपीयरेंस केस हुआ। 15 साल से छोटे बच्चे ऑर्फनेज से गायब हुए। 300 से ज़्यादा मॉन्स्टर्स ने लोगों को किडनैप किया और गेट में खींच लिया। यह अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था। स्मिथ ने गैस करना शुरू किया कि वो किस ओर इशारा कर रहा है और सबॉर्डिनेट ने कहा कि माना जा रहा है कि बेविक मिसिंग चिल्ड्रन में से एक था। ये सुनकर स्मिथ बहुत सरप्राइज हुआ और पूछा, क्या वो गेट से सेफ लौट आया? ये अमेजिंग है। उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रूली वैल्यूएबल है। क्या वो अकेला ही लौट आया?
उसके सबॉर्डिनेट ने कहा कि और 2 लोग भी थे। रिपोर्ट किया गया कि वे कोरियन हंटर ब्यूरो की जांच के दौरान गायब हुए थे। परिस्थितियों को देखते हुए ये काफी पॉसिबल है कि ब्यूरो डायरेक्टर ने उन्हें सिंगल हैंडेडली हाइड किया। स्मिथ ने सबॉर्डिनेट को आदेश दिया कि वो उन 2 लोगों को ढूंढे और उसके सबॉर्डिनेट ने उसे स्कैन रिजल्ट दिखाया जब वॉनिक व्हाइट डोम में एंटर हुआ। डॉक्यूमेंट्स देखने पर वो बहुत सरप्राइज्ड हुआ क्योंकि उसे सी रैंक हंटर के रूप में रेट किया गया था। उसने अपने सबॉर्डिनेट से पूछा कि क्या वो इसे मानना चाहता है। उसने रिप्लाई दिया कि बायोमेट्रिक रिजल्ट्स क्लियरली सी रैंक दिखाते हैं। स्मिथ ने कंफ्यूज होकर पूछा कि ये कैसे हुआ। उसने सोचा कि वो एस रैंक था लेकिन केवल सी था। उसके सबॉर्डिनेट ने कहा कि उसके बिलोंगिंग्स में एक शील्ड था जिसे मेजर नहीं किया जा सकता था। स्मिथ को गोल्डन शील्ड याद आया और कहा कि लेवल मेजर न हो पाने के बावजूद सी रैंक हंटर एस रैंक पावर डिस्प्ले नहीं कर सकता। इसके अलावा सी रैंक हंटर इतने ग्रेट मैजिकल पावर वाले आइटम को कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत सारी बातें हैं जो विश्वास करना मुश्किल है। वे कुछ मिस कर रहे हैं। उन्होंने सबॉर्डिनेट से कहा कि वो वॉनिक पर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करे और उसे सिटीजनशिप एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस करे। उसके पास कौन से सीक्रेट्स और इन्फॉर्मेशन हैं, उन्हें इसे एब्सोल्युटली जानना है। इस बीच एमसी ब्यूरो की ओर गया और एंट्रेंस पर गार्ड ने कहा कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स अलाउड नहीं हैं। अगर वो एंटर करना चाहता है तो आईडी दिखाए। ये जानकर कि ये वही विक था, उसे बिना रोक टोक एंटर करने दिया गया। जनरल ग्लोबल ट्रेंड के अनुसार कि हंटर्स राष्ट्रीय कम्पिटिटिवनेस की ताकत हैं, कोरियन हंटर्स ब्यूरो बिल्डिंग बड़े आकार में डिस्टिंग्विश होता है। हालांकि वर्तमान में ये प्लेस कठिन स्थिति में है क्योंकि प्राइवेट गिल्ड्स, पॉलिटिशियंस और कॉरपोरेशंस द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। ब्यूरो की स्थिति 10 साल पहले के मुकाबले काफी नैरो हो गई थी जब इसे देश में हाईएस्ट अथॉरिटी कहा जाता था। एमसी पार्किंग लॉट से गुजरा और देखा कि एक पुरानी कार खड़ी थी और सोचा कि डायरेक्टर अभी भी इसे ड्राइव करते हैं और वो इतना ग्रीडी कैसे हो सकता है। 3 साल पहले भी सिचुएशन कंप्लीट मैस थी। उसे याद आया कि कैसे वो उसे कहीं ड्राइव कर रहा था लेकिन एक पॉइंट पर अब्रप्टली रुका और बाहर उतरने को कहा। अब वो फ्री था। वॉनिक कंफ्यूज होकर पूछा, क्या वे लैब नहीं जा रहे थे? उसने कहा कि वो उन विक्टिम्स में से एक था जो गेट्स के हेल से सर्वाइव कर सके और मुश्किल से बाहर निकले, और उन्हें सोसाइटी में इंटीग्रेट करने में हेल्प करने के बजाय वे उन्हें गिनी पिग्स की तरह यूज करते हैं। उसके बिलीफ्स इसे अलाउ नहीं करते। हर सिटीजन को स्टेट से प्रोटेक्शन मिलने का राइट है। यही उसका बिलीफ है, वही प्रोटेक्शन पाने का हकदार है। एमसी ने कहा कि फिर उसे सफ़र करना पड़ेगा और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ये उसके बिलीफ्स की रक्षा करने की कीमत है। उसने उसे पैसा दिया और कहा कि अब से वो जो चाहे वो चुन सकता है। इस पैसे से वो थोड़ी देर तक सर्वाइव कर सकता है। उसे खेद है कि उसने उसे डिफिकल्ट टेस्ट से गुजरना पड़ा लेकिन समझने दिया। अगर उसे मदद चाहिए तो कभी भी कॉल कर सकता है। फिर उसकी मुस्कुराहट काइंड थी लेकिन अब वो थोड़ी चापलूसी भरी लग रही थी। डायलॉट ने उसे अपने ऑफिस में मिला, उसे अपना लकी चार्म कहते हुए जल्दी करने को कहा। उसकी फेस एक बार देखने पर ही असहज महसूस हुआ। उसने उसे व्हाइट डोम में खोजे गए ट्रेजर्स की एक लिस्ट दी और उसकी एक्सीलेंट वर्क की तारीफ की और बैठने के लिए कहा। एमसी ने मना कर दिया और एग्जिट की ओर बढ़ा, कहते हुए कि उसे बुरा फीलिंग हो रहा है इसलिए वो बस घर चला जाएगा। डिलॉ परेशान हो गया और एक्सक्लेम्ड किया कि वो उसे ऑफेंड कर रहा है और उसे बैठना चाहिए। उसके पास उसके लिए बड़ी न्यूज़ थी। इसके बाद वे दोनों बैठे और उसने पूछा कि क्या उसे वो लड़की याद है जिसे उसने ट्रक से बचाया था। एमसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। बचाई गई लड़की हाँ योंगिम की बेटी है जो गुसंग कॉर्पोरेशन की चेयरमैन है और जिसे तुम सभी एम्प्रेस कहते हैं। वो बिजनेस वर्ल्ड में टॉप 20 में रैंक करने वाली बड़ी कॉर्पोरेशन की हेड है। एमसी ने थॉटफुली पूछा, सच में? इल्सॉप मुस्कुराया, फिर उसके शोल्डर्स को पकड़कर दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ मदद मांगने को कहा। हाँ, योंगिम ने हंटर ब्यूरो को ग्रैटिट्यूड के रूप में डोनेशन करने का वादा किया, वो भी ह्यूज डोनेशन, पूरे 10 बिलियन। वॉनिक नर्वस होकर एक्सक्लेम्ड किया कि ये तो ग्रेट है, वह बस पैसे एक्सेप्ट कर सकता है। इल्सॉप ने दूर देखा और नर्वस स्माइल के साथ कहा कि वो उसे पर्सनली मिलकर धन्यवाद देना चाहती है, और कोइंसिडेंस से उसने उसे हंटर ब्यूरो का ऑफिशियल एजेंट के रूप में इंट्रोड्यूस किया। एमसी ने डिस्प्लेजर के साथ कहा कि उसने कहा था कि इस मैटर पर क्लियर लाइन ड्रॉ करे, वो इस जगह से टाइड नहीं होना चाहता। आदमी ने कहा कि ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स अलग हैं लेकिन डीप डाउन वो हमेशा उसे परमानेंट एजेंट मानता रहेगा। एमसी का एक्सप्रेशन डार्क हुआ जिससे डायरेक्टर एजिटेटेड हो गया। इसके बाद आंसुओं भरी आंखों के साथ उसने चिल्लाकर कहा कि वो सच में उसके पास चिपकना चाहता था और कम से कम कुछ छोटे छोटे हिस्से पाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन वो भी बेचैन था। वो पूरी तरह जानता था कि ब्यूरो का बजट हर साल घट रहा है। वो अपने एजेंट्स को गुड इक्विपमेंट प्रोवाइड करना चाहता था,
क्या उसे दुख नहीं होता कि एजेंट्स हमेशा डर के मारे ट्रेम्बलिंग करते रहते हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। एमसी कंफ्यूजन में सिर खुजाता है, ये समझते हुए कि बजट का बड़ा हिस्सा उसी को जा रहा है। इस बीच इलसॉप पहले ही आंसुओं में बह चुका था। एमसी ने पूछा कि क्या वे अभी बिना टाइम वेस्ट किए उससे मिल सकते हैं। इलसॉप ने तुरंत अपने फेक टीयर्स पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा कि उसने सोचा था कि वो बेस्ट है, फिर वो अभी गुस्सन कॉर्पोरेशन को कॉल करेगा। जैसे ही वो ऐसा करने वाला था, उनके फोन्स पर गेट से सपोर्ट रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन आया और ब्यूरो डायरेक्टर ने कहा कि वो बाद में उससे मिल सकता है। इसके बाद सेक्रेटरी ने ऑफिस में प्रवेश किया और पूछा, क्या उन्होंने सपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं रिसीव किया? वानिक ने कंफर्म किया और उसने रिपोर्ट किया कि हेलीकॉप्टर रेडी है। इसके बाद वे उड़ गए। जल्दी ही वे गिम्पो लॉजिस्टिक्स सेंटर पहुंचे। एमसी ने हेलीकॉप्टर से उतरकर पूछा कि क्या ब्लैक स्काई गिल्ड ने केस ले लिया है। ब्यूरो एजेंट ली जोंग जिन ने इसे कंफर्म किया और जोड़ा कि सेकेंड एलीट टीम 2 आवर्स पहले निकल चुकी थी। एमसी ने जर्नलिस्ट्स की भीड़ को देखा जो गेट के आसपास जमा थी और महसूस किया कि काफी नॉइज है। एजेंट ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मिन्हाना सेकेंड एलीट टीम में है। एक सेलिब्रिटी के रूप में उसकी ग्लैमरस अपीयरेंस है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो वर्ल्ड फेमस रैंक फायर मेज है। वो डेंजरस गेट से डरती नहीं, और क्योंकि उसकी लाइफ फ्लॉलेस है, हर मिशन पर फैंस की भीड़ उसके पीछे होती है। एमसी ने नोट किया कि अगर मिन्हाना पहले ही गेट में प्रवेश कर चुकी है और सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हुई है तो चीजें अच्छी नहीं हैं। जोंग जुन ने उससे सहमति जताई और कहा कि गेट्स का लेवल 1 घंटे पहले बी रैंक से ए रैंक में अपग्रेड हुआ था और सपोर्ट फोर्सेज में भी डिले हुआ था। फिर भी ब्लैक स्काई गिल्ड का दावा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा कि नंबर 1 एलीट टीम जल्द ही पहुंचेगी। उसी समय उन्होंने एनर्जी का बर्स्ट महसूस किया। गेट एक्टिव हुआ और विक ने रिमार्क किया कि लगता है सब कुछ जल्दी कोलैप्स होने वाला है। जोंग जेवाईएन ने सुझाव दिया कि वे जल्दी जाएं, लेकिन ब्लैक स्काई गिल्ड का एक आदमी उन्हें रोकता है। उसने पूछा कि वे कौन हैं। केवल इन्वॉल्व्ड पार्टीज ही यहाँ अलाउड हैं। यहाँ डेंजरस है, इसलिए उन्हें निकल जाना चाहिए। एजेंट ने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और कहा कि वे हंटर ब्यूरो से हैं और गेट की जांच करने आए हैं। आदमी ने कहा कि चिंता मत करो, नंबर 1 एलीट टीम जल्द ही आएगी। उनका गिल्ड यहाँ एक्सीलेंट काम कर रहा है। ब्यूरो एजेंट नर्वस हो गया और हाथ हिलाते हुए एक्सक्लेम्ड किया, क्या वो गेट की स्थिति नहीं देख सकता? शायद जल्द ही डंजन ब्रेक थ्रू होगा। अगर उसने गिल्ड की प्राइड प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो लोग मर सकते हैं। आदमी ने उसे कपड़े से पकड़कर अपनी ओर खींचा और डिसअप्रूवल के साथ पूछा, हंटर ब्यूरो में प्रवेश करने से क्या बदल जाएगा? वो अकेले जाकर फाइट नहीं करना चाहता। वे कुछ भी केपेबल नहीं हैं, बस अपने टैक्सेस खा जाते हैं। इसलिए उन्हें सिचुएशन कॉम्प्लिकेट नहीं करनी चाहिए और बैरिकेड के पीछे क्वाइटली बैठकर ऑब्जर्व करना चाहिए। उसने याद दिलाया कि गेट से संबंधित किसी भी डेंजर की स्थिति में हंटर्स ब्यूरो आवश्यक इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशू कर सकता है और यह लॉ द्वारा गारंटीड है। चूंकि डंजन ब्रीच अब इनेविटेबल है, हंटर्स ब्यूरो के पास इंटरवीन करने का राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एमसी ने हंटर का आर्म पकड़कर पूछा, क्या उसने सब कुछ सुना? अगर उसे किसी चीज से डिससैटिस्फैक्शन है तो उसे फॉर्मल कंप्लेंट ब्यूरो के पास करनी चाहिए। उसने उसका हाथ इतना कसकर पकड़ा कि उसने ग्रिमेस किया और कहा कि कंप्लेंट करे अपनी शक्ति से नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसके बाद वो गेट की ओर गया और एजेंट को बताया कि वो प्रवेश कर रहा है। उसे निश्चित रूप से गिल्ड से इस इंसिडेंट के लिए कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। आदमी ने कहा कि अगर वे केवल ये फैक्ट छिपा सकें कि वे बाहरी मदद ले रहे हैं तो वे कुछ भी करेंगे। गिल्ड का आदमी मीनवाइल गुस्से में टीथ क्लेंच्ड कर वानिक को शाउटेड किया, वो कौन है? क्या वो भी ब्यूरो से है? उसने आर्मर पहन लिया और कहा कि ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक रेस्क्यूअर है। कुछ समय पहले टीम डंजन में घूम रही थी और हाना ने देखा कि पार्टिसिपेंट्स का 2/3 न्यू कमर्स हैं। क्या ऐसी टीम को सच में एलीट कहा जा सकता है? क्या वो बी रैंक गेट्स को ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा? कमांडर ने जवाब दिया कि न्यू कमर्स में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ग्रेट प्रॉमिस दिखाया। वे फ्यूचर के एलीट हैं। उन्हें एक्सपीरियंस गेन करना यूजफुल होगा और उन्हें क्यों वरी होना चाहिए क्योंकि उनके पास रैंक मेज है। उसने डिस्प्लेजर के साथ कहा, जैसे वो किंडरगार्टन टीचर नहीं है। कमांडर ने कहा कि ऐसा मत कहो, अब सिर्फ ब्लैक स्काई ऐसा नहीं कर रहा, अन्य गिल्ड्स भी सेम प्रिंसिपल पर ऑपरेट करते हैं। अगर लगता है कि उनके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है तो सिर्फ रिट्रीट करना बेटर है, भले ही इसका मतलब डंजन ब्रीच हो। अगर वे अपनी ट्रू एलीट टीम फिर से यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो डिफेंस ब्रीच करने पर रिवॉर्ड भी मिल सकता है। इस तरह वे 2 काम एक साथ करेंगे। उसकी डिस्प्लीज्ड लुक देखकर उसने स्मर्क किया और पूछा कि क्या उसे इस तरह की बात पसंद नहीं है, लेकिन उसे अभी भी ये जानना जरूरी था कि यहाँ चीजें कैसे काम करती हैं क्योंकि वे चैरिटी नहीं चला रहे थे,
उसके टीम के एक मेंबर ने आगे एक्साइटेडली पॉइंट किया और कमांडर ने कहा कि ये डार्क प्रीस्ट्स हैं। जो पर्पल रोब में बीच में है वो शायद उनका लीडर है। हालांकि उनकी मैजिक चैलेंज कर सकती है, वे इतने टफ नहीं हैं। डार्क प्रीस्ट लीडर ने अपनी स्टाफ जमीन पर पटक दी और पूरा डंजन तुरंत शुक हुआ, जिससे सभी वरीड हो गए। हाना ने रिमार्क किया कि ये सब स्ट्रेंज है और उन्हें केयरफुल रहने को कहा। इसके बाद उनके पैरों के नीचे क्रैक्स दिखाई दिए और एक ह्यूज टेम्पल गोलम जमीन से जंप कर आया। सब बहुत नर्वस हो गए और कमांडर शॉक्ड होकर पूछा कि यहाँ ए रैंक मॉन्स्टर क्यों है। गोलम ने उसका हेड पकड़ लिया, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर पाया और फिर क्रंचिंग साउंड हुई और ब्लड स्पिल हुआ। यही वजह थी कि टीम डिफीटेड हो गई। केवल हाना ही खड़ी रही और गोलम को फायरबॉल से फाइट करने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी शक्ति से जोर से चिल्लाया और फिर से फायरबॉल फेंककर गोलम को ब्लो अप किया। अपनी पावरफुल ब्लोज से उसने उसके शरीर में छोटा होल पंच किया। स्पेल का यूज फिर से करते हुए उसने फ्यूरियसली कमांड किया कि वो फाइनली मर जाए। फिर से फायरबॉल फेंका और फायरबॉल गोलम को पियर्स कर डिसइंटीग्रेट कर दिया। फॉलिंग स्टोन्स को देखते हुए उसने ब्रेथ कैच किया और फिर मुड़ी और महसूस किया कि उसके अलावा सब डेड हैं। कुछ फ्लेयर उसके पीछे हुई और मुड़ने से पहले उसे मैजिक बॉल लगा और वो असाइड फेंक दी गई। वो अपनी पीठ पर गिर गई और दांत कसकर ऊपर देखने लगी। डार्क प्रीस्ट्स उसके सामने थे। अगर गोलम ना होता तो उसका माना लिमिट तक खत्म नहीं हुआ होता और वो शायद किसी तरह रिस्पॉन्स कर सकती थी। डार्क प्रीस्ट्स का लीडर हवा में उठकर अपने मिनियंस की पावर से ऊपर एक ह्यूज मैजिक बॉल कॉन्जर किया और उसने सोचा, क्या यही अंत है? उसने रेजिस्ट या फाइट करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ नहीं थी। वो बैठ गई और अपने अंत का इंतजार करने लगी। फिर एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ। कुछ सेकंड्स बाद हाना ने अपनी आंखें खोली, महसूस किया कि कुछ नहीं हुआ और उसने अपने सेवियर से एमिनेट हो रही गोल्डन लाइट देखी। उसने पूछा कि वो कौन है और उसने कहा कि रिलैक्स करे। उसने उसे चेन से बांधा, फिर धक्का दिया और कहा कि वो उसे गेट के पार भेज देगा। उसका चेन पैसेज में रश हुआ और जैसे ही लड़की की स्क्रीम्स खत्म हुई उसने उन्हें वापस अपने पास लाया और कहा कि सब रेडी है। डार्क प्रीस्ट ने मीनवाइल डिसाइडेड किया कि वे एक साथ अटैक करेंगे। उन्होंने छोटी मैजिक बॉल्स फेंकी, लेकिन उसने परवाह नहीं की और उनके पास हेडेड किया। अपने लीडर को देखते हुए उसने रुक गया। डार्क मैजिक की मदद से प्रीस्ट के पीछे एक स्नेक अपीयर हुई। वो तुरंत उसके पास रश हुई और माउथ वाइड ओपन की और उसने अटैक रिपेल किया, जिससे प्रीस्ट नर्वस हो गया। एमसी फिर उसके पास हेडेड किया और रिमार्क किया कि उसकी केन बहुत कूल दिख रही है। मीनवाइल हाना गेट में वापस जाने की कोशिश कर रही थी और लोगों को कहा कि उसे छोड़ दो। वहां एक आदमी अकेले फाइट कर रहा था। उसके गिल्ड मेंबर्स ने पूछा कि इतनी इंजरीज के साथ वो कहां जा रही है। उन्होंने पहले ही बैकअप रिक्वेस्ट किया था, उन्हें बस वेट करना था। उसने एक्सक्लेम्ड किया कि ऐसे सिचुएशन में हर सेकंड काउंट करता है और आदमी नर्वस होकर चारों तरफ देखते हुए कहा कि काम हो और क्वाइटली बोले, यहाँ बहुत लोग हैं, अन्यथा रिपोर्टर्स सब कुछ समझ लेंगे। उसने सबसे फेडअप होकर फायर मैजिक का यूज किया और मेंस ग्रिप से फ्री हो गई। इसके बाद वो आदमी के पास गई और थ्रेटनिंगली कहा कि पीछे हटे, या वो अलाइव बर्न होना चाहता है। वो साइलेंट रहा और वे केवल देख सकते थे कि वो गेट की ओर वापस गई। लेकिन जैसे ही वो पोर्टल के पास पहुंची, ये ब्लू ग्लो हुई और जैसे ही बाहर आई, गेट ऑलरेडी क्लियर्ड था। उसने शॉक में उसे देखा और पूछा कि ये अकेले कैसे कर सकता है। उसने उसका क्वेश्चन आंसर नहीं किया और अपनी रोब से उसे कवर किया, नोटिसिंग कि उसके क्लोथ्स बैडली टॉर्न थे। उसने अपना आर्मर उतारा और जुंगजिन के पास अप्रोच किया, कहा कि रोब उसके लिए बहुत डियर है, इसलिए बाद में वापस करना याद रखे। उसने एक्साइटेड होकर उसे वेट करने के लिए कहा और उसने कहा कि वो इसे हंटर्स ब्यूरो को रिटर्न कर सकती है। जोंगजिन ने उसे कहा कि उसने अच्छा काम किया, वो बाकी का ध्यान रखेगा। ब्लैक स्काई गिल्ड के बारे में अफसोस है, उन्हें अपने लीडर के साथ अग्रीमेंट करने की जरूरत होगी। और इस तरह वो चला गया, कंफ्यूज्ड हाना को बिना आंसर्स छोड़े। मीनवाइल न्यूज़ पहुंचा कि हंटर ब्यूरो का एजेंट गेट में बिना परमिशन प्रवेश किया और मिन्हाना को रेस्क्यू किया और गेट भी क्लियर किया। गिल्ड लीडर सेक्रेटरी ने कहा कि मिन्हाना का भी स्टेटमेंट आया। लीडर मैंगो ने नोट किया कि वो पहले उनके साथ अनहैप्पी थी, इसलिए ये लाई हो सकता है। उसने शायद अपने गिल्ड के रिमेनिंग स्मॉल मॉन्स्टर्स को मारा और अब मिसप्लेस्ड हेरोइज्म शो कर रहा है। वे पैरासाइट्स हैं जो सिर्फ अपने टैक्सेस खाते हैं, अपनी जगह नहीं जानते, और अब उन्होंने इंटरफियर करने का फैसला किया। सेक्रेटरी ने बताया कि उन्होंने इस केस से जुड़ी सारी मटेरियल्स हर डेप्यूटी को भेज दी हैं। लीडर ने उसे कहा कि वो मिन्हाना को चुप रखे, वो जरूर कोई बेकार की बयान देगी। उसे हीरो, सन और विंड समेत सभी 10 मेजर गिल्ड से कांटेक्ट करने को कहा गया। उन्हें लीडर्स की मीटिंग करनी थी
और वो इन इंसुलेंट एरोगेंट लोगों को, जिनमें डायरेक्टर कैंग इल्सॉप भी शामिल था, झुकाने वाला था। इसी बीच एमसी हंटर ब्यूरो पहुंचा और इल्सॉप उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वो हंसते हुए बोला, क्या तुमने सच में ब्लैक स्काई गिल्ड को खत्म कर दिया? एमसी ने जवाब दिया कि ये सब सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए था। इल्सॉप ने कहा कि किसी भी हालत में वो बहुत खुश है, वो बाकी सब संभाल लेगा, इसलिए एमसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। एमसी ने नोट किया कि उस गिल्ड के स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। उसने पूछा, क्या तुम इसे संभाल पाओगे? इल्सॉप मुस्कुराया और बोला कि जिन डेप्यूटीज को पैसे खिलाए गए थे उन्होंने वैसे भी एक्शन ले लिया है, इस बार वो सबको ठीक से चुप कर देगा। वॉनिक ने मुस्कुराकर उसे सावधान रहने की सलाह दी, क्योंकि वो उस मामले में उसकी मदद नहीं कर पाएगा। इल्सॉप ने हंसते हुए कहा कि उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। तब वॉनिक ने अपनी स्टाफ टेबल पर रखते हुए कहा, इसे ले लो, ये डार्क प्रीस्ट्स के लीडर के पास थी, अगर जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल करना। किसी ने मुझे इसे निकालते हुए नहीं देखा। इल्सॉप ने शुक्रिया कहा और पूछा कि क्या वो मीटिंग अरेंज कर सकता है। पहले तो एमसी समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहा है, लेकिन फिर उसे गुसोंग कॉरपोरेशन की हनयोंगिम याद आई। जल्द ही वो उससे मिलने पहुंचा। टैक्सी से उतरते ही उसने एक महिला को देखा जो उसे देखकर काइंड स्माइल कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या ये वही आयन एम्प्रेस हनयांगिम है? उसने उसे ग्रीट किया और कहा कि वो उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद उसने झुककर उसका अभिवादन किया और दोनों ने एक दूसरे से अपना परिचय कराया। तभी उसकी डॉटर यूरा दौड़ती हुई बाहर आई। वो बहुत खुश थी। एमसी ने पूछा, कैसी हो? वो मुस्कराई और बोली कि वो ठीक है। उसने झुककर आभार जताया और एमसी ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद युंगिम ने उसे अंदर चलकर बात करने को कहा। दोनों उसके ऑफिस में बैठे। उसने फिर से वानिक का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी डॉटर यूरा को बचाया, उसके कारण ही वो आज सेफ और साउंड है। फिर उसने पूछा, शायद तुम कुछ पर्सनल चाहो? एमसी ने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो हंटर्स ब्यूरो की मदद करती रही तो उसे खुशी होगी। वो मुस्कुराई और बोली, तुम सच में ब्यूरो की बहुत परवाह करते हो। सुना है कि तुम अनऑफिशियल एजेंट हो। एमसी थोड़ा हैरान हुआ और मन में सोचा कि हंटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें तो सीक्रेट हैं। लगता है उसने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की है। उसकी नज़र देखकर युंगिम ने माफी मांगी कि अगर उसने कुछ गलत कहा हो। फिर पूछा, क्या तुम ऐसी पोजीशन लेना चाहोगे जहां तुम्हारे साथ फेयर व्यवहार हो? एमसी ने पूछा, मतलब तुम मुझे कोई ऑफर देना चाहती हो? वो बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसने मेरी चाइल्ड को बचाया उसे मैं बोझ नहीं देना चाहती, लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए मैंने सोचा, क्या हो अगर ग्वांग कॉरपोरेशन भी हंटर्स गिल्ड को ऑफिशियली सपोर्ट करना शुरू करे और उस गिल्ड का हेड कोई ऐसा हो जिस पर मैं भरोसा करती हूँ? उसकी बात समझकर एमसी ने मना कर दिया और बोला कि उसका अपना गोल है। वो थोड़ी हैरान हुई और पूछा, कौन सा गोल? एमसी ने हंसते हुए अपनी मसल्स दिखाई और बोला, मैं वीडियो मैन जैसा हीरो बनना चाहता हूँ जो विलन से अर्थ को बचाए। ये हर आदमी का सपना होता है। वो कुछ देर तक उसे देखकर हंस पड़ी और एमसी ने कहा, इसीलिए मैं तुम्हारा ऑफर नहीं ले सकता। वो मुस्कराई और बोली, माफ करना। उसकी डॉटर यूरा ने पूछा, क्या आप फ्यूचर हीरो हाइपरमैन की बात कर रहे हैं? हमारे क्लास के सारे बॉयज उसे बहुत पसंद करते हैं। एमसी ने मुस्कराकर कहा, अच्छा तो अब ये पॉपुलर है, लेकिन वीडियो मैन उससे ज्यादा स्ट्रांग और कूल है। यूरा ने गुस्से में कहा, आपको कैसे पता? आपने हाइपरमैन देखा भी नहीं। एमसी ने कहा, ये तो ऑब्वियस है कि वीडियो मैन बेस्ट है। जब वो दोनों ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे तब तक यंग जिम चुपचाप मुस्कुराकर उन्हें देखती रही। मीटिंग खत्म हुई। एमसी ने टैक्सी ली और डायरेक्टर को कॉल करके बताया कि वो उससे मिल आया है। डायरेक्टर ने पूछा, कहीं कुछ अननेसेसरी तो नहीं कहा? मीटिंग कैसी रही? एमसी ने कहा कि वो बहुत अच्छी इंसान है और उसने कहा कि वो फ्यूचर में फिर मिलना चाहेगी। डायरेक्टर हंस पड़ा और वॉन्सिक ने उसे चेताया कि वो कुछ समय तक नहीं आ पाएगा। उसने पूछा, मतलब तुम वहां फिर जा रहे हो? कितने बच्चे अभी भी नहीं मिल पाए? वॉन्सिक ने जवाब दिया, 71 लोग बाकी हैं। फिर उसने भारी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन याद रखना तुम्हारी सेफ्टी सबसे पहले है। एमसी मुस्कुराया और वादा किया कि वो ध्यान रखेगा। कॉल खत्म करने के बाद टैक्सी ड्राइवर ने पूछा कि क्या वो रेडियो की आवाज बढ़ा सकता है। उसकी फेवरेट सॉन्ग चलने लगी। एमसी ने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम सीईओ आयरीन के फैन हो। ड्राइवर खुश होकर बोला, और आप? एमसी ने कहा, मुझे भी वो पसंद है। ड्राइवर ने हंसते हुए पूछा, अभी कोई है भी जो उसे पसंद नहीं करता? उसने कहा, सुना है उसने चार्ट्स पर जगह बना ली है, शायद वो जल्दी ही टॉप स्पॉट पर पहुंच जाएगी। ऐसी आवाज कहाँ से आती है, जैसे वो इंसान ही न हो। एमसी थोड़ा चौंका और बोला, तुम्हारी इंट्यूइशन अच्छी है, लेकिन मैं नहीं समझा तुम कहना क्या चाहते हो। कुछ ही देर बाद वो घर पहुंचा
और तुरंत निकलने की तैयारी की। उसके बेड के नीचे एक सीक्रेट पैसेज था, नीचे जाती हुई सीढ़ियां। वो नीचे गया और एक स्पेशियस बेसमेंट में पहुंचा जहां एक सेफ रखा था जिसमें गोल्ड बार्स रखे थे। उसने वहां से 10 पीसेस लिए, इन्वेंट्री में रखे, कॉइन्स की बैग चेक की और फिर सही कपड़े पहन लिए। जब उसे लगा कि तैयारी पूरी है, वो पोर्टल की ओर बढ़ा और बोला, रुको, मैं तुम्हें घर लौटाऊंगा। पोर्टल पार करते ही वो दूसरी वर्ल्ड कॉन्टिनेंट ऑफ एज़लिन में पहुंच गया। उत्तर दिशा में डिकार्ट माउंटेन्स थे जहां वो अक्सर अपना समय बिताता था। फोर्ट्रेस की दीवार पर खड़ा गार्ड रेजिंग ब्लिजर्ड को देख रहा था और अपने सीनियर पार्टनर से बोला कि हर्बलिस्ट्स जो 2 दिन पहले निकले थे उनके लौटने का कोई संकेत नहीं है। वो बोला, तुम बिल्कुल रुकी की तरह बिहेव कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता ये जगह क्या है। कहते हैं डिकार्ट माउंटेन्स एक्सट्रीम लैंड्स हैं, डरावने मॉन्स्टर्स से भरी, जिनमें से कई तो किसी ने कभी देखे भी नहीं। ये बॉर्डर कर्टन फ्रंट लाइन है जो उन मॉन्स्टर्स को कंटेन करने के लिए बनी है जो वहां से भाग निकले। लेकिन अगर कोई इसे पार करे और डिकार्ट माउंटेन्स में जाए तो मानो उसने अपनी मौत पर साइन कर दिए। पार्टनर ने पूछा, क्या किसी ने नहीं कहा था कि कोई पहले भी वहां गया और 3 बार लौट आया? वो बोला, वो तो बस किस्मत थी। अगर वो पैनिक में भागा होता, मॉन्स्टर्स उसका पीछा कर रहे होते, तो वो कभी लौटने की हिम्मत नहीं करता। और फिर उसके पास कितने पैसे होंगे? वैसे भी जो दीवार के पार गया उसे भूल जाओ। अगर तुम हर किसी को याद रखोगे तो यहाँ सर्व नहीं कर पाओगे। नवयुवक ने आह भरी और हामी भर दी। कुछ सेकंड बाद वॉच टावर वाले गार्ड ने ड्रम बजाया, कोई आ रहा था। सिलहूट देखकर आदमी ने कहा, कमाल है, वो फिर से जिंदा लौट आया। युवक ने पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? वो बोला, हाँ, वो इस जगह की लेजेंड है जो सबसे ज्यादा बार बॉर्डर कर्टन पार करता है। शायद अब तक 15 बार। 2 महीने पहले गया था और अब लौट आया। क्या उसने सच में 2 महीने माउंटेन्स में बिताए? हाँ, इसलिए तो उसे लेजेंड कहते हैं, उसने कहा जब उसने देखा कि वो एक विशाल बेर की लाश घसीटता हुआ आ रहा है। विक्स धीरे धीरे फोर्ट्रेस के गेट्स की ओर बढ़ा। गार्ड्स ने उसका स्वागत किया और उसकी शिकार पर नजर डालते हुए कहा कि ये तो अविश्वसनीय है। उन्होंने उसका आईडी और हंटिंग परमिट चेक किया और पूछा कि क्या वो फिर से गेट्स का इस्तेमाल करेगा। एमसी ने कहा, हाँ, ये जानवर पैसेज की कीमत है। आदमी ने सिर हिलाया और कहा कि वे हमेशा उसके आभारी रहते हैं। एमसी का डेस्टिनेशन था एम्पायर का महान शहर बेलाटॉन। पोर्टल पार करते ही वो सिटी के सेंटर में पहुंचा और भीड़भाड़ वाली सड़कों पर आ गया। यहाँ सब कुछ मॉडर्न वर्ल्ड से बिल्कुल अलग था। व्यापारी अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, कुछ तो काम भी कर रहे थे। उन्हीं में से एक छोटी लड़की वॉनिक के पास आई। उसके पास पेस्ट्रीज की बास्केट थी। उसने उसे फ्रेशली बेक्ड ब्रेड ऑफर किया। ये बहुत टेस्टी है, इसमें बहुत सारा बटर है। लेकिन जैसे ही उसने उसके ग्लूमी एक्सप्रेशन को देखा, वो तुरंत माफी मांगकर चली गई। उसी वक्त उसे वो समय याद आया जब वो और बाकी ऑर्फन्स को इन्हीं सड़कों से कहीं ले जाया जा रहा था, जबकि लोकल्स उन्हें मॉकिंगली देख रहे थे। लोग कह रहे थे कि दूसरे डायमेंशन से पकड़े गए 300 फॉरेनर्स का कैप्चर एक हिस्टोरिक इवेंट है। कोई बोला, बेचारे डर से कांप रहे हैं, बिल्कुल पपीज जैसे। दूसरा बोला, धोखा मत खाओ, ये डिमोनिक डायमेंशन के दुष्ट प्राणी हैं। किसी ने कहा, सुना है शाम को ऑक्शन होगा, मैं सस्ते में एक खरीद लूंगा। उसके बगल वाला बोला, वो लड़की तो मेरे भाई के लिए परफेक्ट गिफ्ट होगी। ये सब सुनते हुए छोटा विक रोने लगा और मन में सोचा, ये कैसी जगह है, मैं बहुत डर गया हूँ, मैं अपने टीचर के पास घर जाना चाहता हूँ। अब उसी सड़क पर वो एक कठोर एक्सप्रेशन के साथ चल रहा था स्लम्स की ओर। वो नीचे उतरकर एक अंडरग्राउंड सीक्रेट गेमिंग हॉल में पहुंचा जहां उस समय फिस्ट फाइट्स चल रही थीं। एमसी वहां एक ब्लैक मार्केट मर्चेंट से मिला। उसने कहा, तुम आखिर लौट आए, 2 महीने हो गए। एमसी ने बिना कुछ कहे उसे 2 गोल्ड बार्स थमाए। उसने कहा, हमेशा की तरह उदार हो। एमसी ने जवाब दिया, क्योंकि हर चीज अपनी कीमत रखती है। वो बोला, हम तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे, जैसे तुमने हमें कभी नहीं किया। वो गोल्ड बार्स लेने ही वाला था कि एमसी ने फैराडोर के बारे में पूछा। मर्चेंट ठिठक गया और बोला, क्या तुम्हें याद नहीं, मैंने साल भर पहले क्या कहा था? फैराडोर जैसी चीज गोल्ड से भी नहीं खरीदी जा सकती। एमसी ने कहा, अगर मैं टीयर्स ऑफ नेक नेकलेस ले आऊं तो? उसका नाम सुनते ही मर्चेंट नर्वस हो गया। एमसी ने याद दिलाया कि उसने खुद कहा था कि वो आइटम ब्लैक मार्केट में किसी भी चीज के बदले ट्रेड किया जा सकता है। मर्चेंट ने कहा कि पहले उसे वेरीफाई करेगा, लेकिन विक ने जोर देकर कहा कि वो पहले उसे फैराडोर दिखाए। मर्चेंट बोला, ऐसे ही फैराडोर देखने जाना इम्पॉसिबल है। एमसी ने कहा, तो फिर ये बताओ कि मैं उसे कब देख सकता हूँ, और तब मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो। मर्चेंट ने भारी सांस ली, गोल्ड उठा लिया और कहा, 10 दिन बाद यहाँ आना। फिर उसने कहा, चलो उस डील पर लौटते हैं जिस पर पहले बात हुई थी। उसने 2 पोर्ट्रेट्स दिखाए और कहा,
हमने किसी को ढूंढ लिया है। क्या ये चेहरे तुम्हें पहचान में आ रहे हैं? एमसी ने तुरंत जुनियांग और मिन्योंग को पहचान लिया और बहुत खुश हुआ। वो उनसे मिलने का इंतजार नहीं कर पा रहा था और पूछा, वो दोनों अभी कहाँ हैं? उसके बाद वो अपने आइलैंड वाले घर लौटा और एक कब्र खोदने लगा। वे मर चुके थे। उन्हें दलदल में छोड़ा हुआ पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शरीर की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उन्हें फेंकते समय भी वे जिंदा थे। एमसी अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं सका जब वो उनके लिए जगह खोद रहा था, और उसने ये काम शाम तक पूरा किया। उसने उन्हें दफनाया और कहा, क्या उन्होंने अब तक बहुत कष्ट झेले हैं? अब वे घर लौट आए हैं, इसलिए उन्हें शांति से आराम करने दो। मैं ज़रूर उनका बदला लूंगा। जैसा कि पहले से ही जाना जाता है, एमसी ने कई लोगों को पाया था और अब वे सब इसी आइलैंड पर विश्राम कर रहे थे। अंतिम संस्कार के बाद वो डिकार्ट माउंटेन्स चला गया ताकि वो और स्ट्रांग बन सके और साथ ही अपने इमोशंस को बाहर निकालने के लिए। एक जोरदार चीख के साथ वो उन मॉन्स्टर्स को काटने पीटने लगा, अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना। इसी वजह से कुछ देर बाद उसे पीछे से छुरा घोंपा गया। तुरंत पलटकर उसने गुस्से में उस मॉन्स्टर का सिर काट दिया और आखिरकार लड़ाई खत्म हो गई। उनके शवों के बीच खड़ा होकर उसने अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश की और सोचा कि उसे और मजबूत बनना होगा। शांत होने के बाद उसने उनके शरीरों को टुकड़ों में बांटा और मैजिक स्टोन्स इकट्ठा करने लगा। जब उसे लगा कि अब पर्याप्त हैं, तो उसने वो लंबे समय से चाहा हुआ एहसास महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और सिस्टम ने बताया कि गार्डियंस मार्क अब गार्डियंस विल में इवॉल्व हो गया है। उसके स्किल्स चेन, गार्डियन स्किन, डेंजर डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और इल्यूजन अब तीसरे सर्कल तक पहुंच चुके थे। वो बेहद खुश हुआ कि 1 साल बाद आखिरकार उसने ये हासिल कर लिया, ठीक उसी दिन जब वो फेरिडोर से मिला था। इससे बेहतर और क्या हो सकता था। जल्द ही वो ब्लैक मार्केट पहुंचा। वहां एक आदमी ने कहा कि वो लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा था और आखिरकार उसने उसे वो कीमती आइटम दिखाने का फैसला किया। जैसे ही उसने उस पर से कपड़ा हटाया, वॉनिक का मुंह हैरानी से खुला रह गया। उस गोल्डन आर्मर की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कहा जाता है कि यह आर्मर इतिहास के सबसे शक्तिशाली नाइट द्वारा छोड़ा गया रेलिक था जब वो स्वर्ग की ओर चला गया था। एमसी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था और सोचने लगा कि क्या ये सच में फराडोर है। किसी भी सेंसेशन के बिना वो केवल ऑरा से ही समझ गया कि ये एक मिथिकल आइटम है और उसे उसका सुनहरा रंग भी बहुत पसंद आया। मर्चेंट ने उसे याद दिलाया कि अब उसकी बारी है नेकलेस दिखाने की। उसने सोचा कि नेक्रोस टीयर्स तो बस एक रैंक आइटम है, एक नेकलेस जो पानी के नीचे सांस लेने की क्षमता देता है। क्या इसे फराडोर के बदले में देना सही रहेगा? जब उसने नेकलेस निकाला तो देखा कि उसका डिस्क्रिप्शन अपडेट हो चुका था। अंडर वाटर ब्रीदिंग के अलावा अब एक नया ऑप्शन जोड़ा गया था। इट इज़ अ टोकन ऑफ प्रॉमिस इम्ब्यूड विद द पावर ऑफ द वाटर स्पिरिट अनडाइंग। वो हल्का मुस्कुराया और सोचा कि ये काफ़ी मज़ेदार है। ऐसा ऑप्शन केवल एज़लोन कॉन्टिनेंट पर ही देखा जा सकता है, तो ये और भी बढ़िया है। वो सोचने लगा कि क्या ये वही चीज़ है जिसे वो ढूंढ रहा है। वहीं खड़े आदमी ने खांसकर ध्यान अपनी ओर खींचा तो एमसी ने माफ़ी मांगी और उसे नेकलेस थमा दिया। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए उसे ध्यान से देखा और कहा कि हाँ, यही है। उसने सौदा मंजूर कर लिया। इसके बाद वॉनिक ने अपना नया आर्मर पहनकर देखा। वो उस पर बेहद शानदार लग रहा था। वो मुस्कुराया और सोचा कि ये सचमुच कमाल का है। इस आर्मर में कई पैसिव स्किल्स थीं, सेक्रेड शील्ड और लेदर ऑफ द 5th सर्कल, साथ ही एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ की बढ़ोतरी 4th सर्कल और डार्कनेस रेजिस्टेंस 7th सर्कल। इसके एक्टिव स्किल्स थे होली रे और अनहोली स्ट्राइक। वो इन्हें आजमाना चाहता था और उसे याद आया कि इसका सही प्रतिद्वंद्वी कौन है, एक ऐसा जो पहाड़ों में बिग आयरन टेरिटरी में रहता है। वो एक खुली जगह पर पहुंचा, अपनी शील्ड उठाई और जमीन पर पूरी ताकत से मारी, जिससे इतनी जोर की आवाज हुई कि सारे पक्षी उड़ गए। जंगल से क्रैकिंग की आवाज आई और एक विशाल गोरिल्ला बिग आयरन टेरिटरी का रूलर उसके बुलावे पर सामने आया। उसने कहा, ये पहले ही 7वीं बार है, आज कुछ अलग होगा तो तैयार रहो। गोरिल्ला ने जोर से दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से उस पर हमला किया, पर उसने अपनी शील्ड से उसे रोका। गोरिल्ला ने और ज्यादा ताकत लगाई और लगातार तेज वार करने लगा। इस बीच एमसी मुस्कुरा रहा था। वो इस आर्मर की पूरी शक्ति महसूस कर रहा था। इनकमिंग अटैक्स अब बेहद मामूली हो गए थे और यही थी फराडोर की असली ताकत। एमसी ने चिल्लाकर कहा, अब मेरी बारी। उसने शील्ड से जोरदार वार किया, जिससे गोरिल्ला लगभग संतुलन खो बैठा। फिर उसने दोबारा वार किया, लेकिन इस बार गोरिल्ला ने रक्षा कर ली। वॉनिक ने दांत भींचते हुए सोचा, हर बार जब मैं इस राक्षस से लड़ता हूँ, ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ हीरे के बने हों। गोरिल्ला ने हाथ लहराया और एमसी ने साइड में छलांग लगाकर हमले से बचा। उसने सोचा
ये तो टैंक बनाम टैंक की लड़ाई है। दोनों ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और एक दूसरे पर ताकत आजमाने लगे। जब उन्होंने वार किया तो चारों ओर जमीन हिल गई और धूल उड़ने लगी। 2 घंटे तक लड़ाई चलती रही, पर कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पाया। एक समय पर वे फिर भिड़े, फिर कुछ दूरी बनाई, भारी सांसें लेते हुए रुके और सोचा कि ये कभी खत्म नहीं होगा। गोरिल्ला ने गुस्से में अपनी छाती पीटी। एमसी ने कहा, लगता है आज भी मुकाबला बराबरी पर ही रहेगा, चलो यहीं खत्म करते हैं। गोरिल्ला ने बस भारी सांस ली। अगर वे कई दिनों तक ऐसे ही लड़ते रहते तो शायद कोई जीत भी जाता, लेकिन तब दोनों की स्टैमिना खत्म हो जाती। एमसी को सुरक्षित लौटने के लिए ताकत चाहिए थी और गोरिल्ला को अपने इलाके का रूलर बने रहने के लिए। उनकी लड़ाइयां हमेशा ऐसे ही खत्म होती थीं। जाने से पहले एमसी ने कहा, अब तुम्हारे हमले मुझ पर असर नहीं करते। अगर तुम मजबूत नहीं हुए तो अगली बार मैं जीतूंगा। जवाब में गोरिल्ला ने कुछ उसकी ओर फेंका। उसने सहजता से पकड़ा। वो एक बनाना था। एमसी ने उलझन में उसे देखा और सोचा, क्या उसने सच में मुझे पहचान लिया? वो मुस्कुराया और सोचा, शायद अब मैं मॉन्स्टर्स के लिए भावनाएं महसूस करने लगा हूं। जब वो घर लौटा तो उसने डायरेक्टर के कई मिस्ड कॉल्स देखे और तुरंत कॉल वापस की। वो सोच रहा था कि ब्यूरो में कुछ हुआ होगा। फोन से डायरेक्टर की चिंतित आवाज आई, हेल्प चाहिए। एमसी ने खींचते हुए पूछा, अब क्या हुआ? इल्साप ने उत्साह से कहा, बड़ी खबर है, मिन्हाना ने ब्लैक स्काई गिल्ड छोड़ दिया है। ये हमारे हंटर ब्यूरो के लिए मौका है। वे एक रैंक हंटर की भर्ती कर रहे हैं, तो हमें उसे अपने ब्यूरो में लाना होगा। वॉनिक इस अनुरोध से बिल्कुल खुश नहीं था। उसने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे शब्दों की कोई अहमियत है? कौन पागल हंटर ब्यूरो में आना चाहेगा? इल्साप ने खुशी से जवाब दिया, क्या तुम्हें पता है कि ब्लैक स्काई छोड़ने के बाद वो कहाँ गई? हमारे ब्यूरो में। वो इसके बारे में पूछ रही थी। लगता है उसे दिलचस्पी है। एमसी ने कहा, वो शायद मेरा रोब लौटाने आई होगी। डायरेक्टर ने कहा, तो फिर वो उसे छोड़कर चली जाती। लेकिन उसने कहा कि वो उसे तुम्हें खुद देना चाहती है। एमसी कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर चुप हो गया और कहा, बाद में बात करते हैं। उसने कहा कि सिर्फ एक मिस्ड कॉल छोड़ा करे, वरना उसे लगेगा कि कुछ गंभीर हुआ है। डायरेक्टर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अनदेखा कर कॉल काट दी। उसके बाद वो बेसमेंट में गया और अपना सेफ चेक किया। उसके गोल्ड बार्स धीरे धीरे कम हो रहे थे, इसलिए उसे कुछ मैजिक स्टोन्स बेचने की जरूरत थी। ये वे लाइफ फोर्स क्रिस्टल्स थे जिन्हें मॉन्स्टर्स एलन कॉन्टिनेंट पर संग्रह करते हैं। जितनी अधिक प्योरिटी उतनी ज्यादा कीमत। डिकार्ट माउंटेन से निकाला गया मैजिक स्टोन सर्वोत्तम गुणवत्ता का माना जाता था। उसने किसी से संपर्क किया और कहा कि वो कुछ मैजिक स्टोन्स बेचना चाहता है, इस बार लगभग 20 किलो। आदमी ने कहा कि ये बहुत बड़ी मात्रा है और पूछा कि क्या भुगतान बिक्री के बाद किया जा सकता है। उसने कहा कि थोड़ा टैरिफ एडजस्टमेंट जरूरी होगा, क्योंकि इस समय दुनिया भर में मैजिक स्टोन्स के भंडार बढ़ रहे हैं। स्थिति कठिन है, मौजूदा कीमतों पर तो कुछ बचता ही नहीं। फिर भी अगर उसे ये टर्म्स पसंद नहीं तो वो सौदा रद्द कर सकता है। वो जानता था कि पूरे कोरिया में इतना बड़ा सौदा करने वाला वही अकेला है। विक ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनते ही वो आदमी घबरा गया और बोला, रुको, सुनो तो सही। लेकिन एमसी ने कहा, शायद तुम्हें लगता है कि मैं मैजिक स्टोन से पैसे वाइट कर रहा हूं, इसलिए अब मैं तुमसे कोई व्यापार नहीं करूंगा। वो आदमी परेशान होकर बोला, रुको, हम वही रेट रखेंगे। पर अब देर हो चुकी थी। एमसी ने कॉल काट दी, सोचते हुए कि वो ये जगह सिर्फ एनोनिमिटी के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अब उसे दूसरी जगह जाना होगा। उसे याद आया कि ग्वांग कॉरपोरेशन के पास भी मैजिक स्टोन एक्सचेंज है। वे उस पर भरोसा करते लगते थे, तो उसे वहां जाना चाहिए। वहां पहुंचकर जब उसने मैजिक स्टोन दिखाया तो कर्मचारी दंग रह गया। एमसी ने पूछा, क्या सोचते हो इसके बारे में? वो उत्साहित होकर कांप उठा, फिर भागा और बॉस को बुला लाया। उसे वीआईपी रूम में ले जाया गया, जहां अप्रेजल रिजल्ट दिखाए गए। यह 6th ग्रेड मैजिक स्टोन है, सर्वोत्तम गुणवत्ता का, सिवाय 7th ग्रेड स्टोन्स के जो केवल बॉस मॉन्स्टर्स से मिलते हैं। उसने पूछा, क्या तुम कहीं और ट्रेड करते हो? हर 2 महीने में 20 किलो। वॉन्जिक ये सुनकर हैरान रह गया कि उसे ये जानकारी थी। उसने कहा कि वो लंबे समय से इसे देख रहा था, लेकिन सेलर से मिलना मुश्किल था। वह कोरिया का एकमात्र व्यक्ति है जो इतनी उच्च गुणवत्ता वाले मैजिक स्टोन्स होलसेल में बेचता है। वो बोला, हम आपको सबसे उच्च स्तर की वीआईपी सेवा देंगे और अपनी अथॉरिटी के भीतर आपको पूरी सुविधा देंगे। एमसी ने पूछा, वीआईपी सर्विस में क्या क्या है? मैनेजर के असिस्टेंट ने बताया, इसमें बहुत से फायदे हैं। सिर्फ एक कॉल पर आपकी सारी एक्सचेंज डीलिंग्स हमारी डेडिकेटेड टीम संभालेगी। साथ ही हम आपको एक डिपॉजिट अकाउंट और मैजिकल स्टोन्स बेचने के लिए एक वेयरहाउस भी देंगे। एमसी थोड़ा हैरान था।
उसे लगा ये सर्विस का लेवल किसी ब्रोकर के साथ काम करने से बिल्कुल अलग था। उसने उनसे कहा कि उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन सीमित रूप में साझा की जाए और सेल्स का पेमेंट सिर्फ हाई ग्रेड गोल्ड बार्स में हो। क्या ये पॉसिबल है? वो आदमी मुस्कुराया और बोला कि हाँ, अगर उसे और कुछ चाहिए तो वो सीधे उससे कांटेक्ट कर सकता है। इसके बाद विक ने साथ काम करने के लिए हामी भर दी और उसका हाथ मिलाते हुए कहा कि अगर सब स्मूथ रहा तो वो उन्हें मोनोपोली देने को तैयार है। दोनों ने एक दूसरे से विदा ली और विक बिल्डिंग से बाहर निकला, थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर। उसे लगा था कि अब तक वो काफ़ी स्मार्ट था, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे इतने समय तक धोखा दिया गया था। उसे शुरू से ही यहीं बिजनेस करना चाहिए था। तभी उसका फ़ोन बजा, डायरेक्टर का कॉल था। उसने कॉल उठाया तो डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुम मिन्हाना से मिल चुके हो? विक ने कहा, नहीं, और पूछा कि उसे क्यों मिलना है। इल्सप ने ज़ोर से कहा कि उसने वादा किया था कि वो उसकी मदद करेगा ताकि मिन्हाना को हंटिंग एजेंसी में इनवाइट किया जा सके। विक ने झुंझलाते हुए कहा कि उसने ऐसा कोई वादा नहीं किया था, कम से कम मीटिंग तो अरेंज कर देता पहले। इल्सप ने कहा कि उसके हिसाब से सभी एजेंट्स के पास लोकेशन ट्रैकिंग एक्टिव रहती है इमरजेंसीज के लिए, और उसे लगता है कि ये अभी इमरजेंसी ही है। इसलिए उसने मिन्हाना को बता दिया कि विक कहाँ है, और अगले ही पल वो उसके पीछे खड़ी थी। उसने मुस्कराकर उसे ग्रीट किया, जिससे विक का ध्यान फ़ोन कॉन्वर्सेशन से हट गया। उसने हल्के से हाथ हिलाया, फिर धीरे से फ़ोन में कहा, बाद में बात करते हैं। मिन्हाना ने माफ़ी मांगी और कहा कि वो उससे पर्सनली मिलकर थैंक करना चाहती थी, इसलिए उसने डायरेक्टर से फेवर मांगा। वो विक की बहुत आभारी थी पिछली बार उसकी जान बचाने के लिए। उसने उसे वो पैकेज दिया जिसमें वो रोब थी जो विक ने उसे उधार दी थी। विक ने मुस्कराकर पैकेज लिया और सोचा कि अब वो इसे फाराडोरा के साथ कंबाइन कर पाएगा, लेकिन हाना इतनी जल्दी जाने वाली नहीं थी। उसने डिनर का ऑफर दे दिया। दोनों रेस्टोरेंट गए। पूरी डिनर के दौरान दोनों के बीच सन्नाटा था। फिर हाना ने क्यूरियोसिटी से पूछा, तुम मुझसे ब्यूरो ज्वाइन करने के लिए भी नहीं कहोगे? लगता था डायरेक्टर ने उसे इस बारे में बताया था। विक ने शांत लहजे में कहा, अगली बार जब वो तुमसे पूछे तो कह देना कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की। हाना ने पूछा, तुमने मुझे कन्विंस करने के बारे में सोचा भी नहीं? विक ने कहा, मुझे नहीं लगता किसी को कन्विंस करना ज़रूरी है किसी ऐसे ब्यूरो में ज्वाइन करने के लिए जिसे लोग पहले से ही हंटर्स की कब्र कहते हैं। वो बोली, क्या वो जगह इतनी बुरी है? विक ने जवाब दिया, वो कभी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी एजेंसी थी, लेकिन अब वो पॉवर्टी में डूबी है, किसी सपोर्ट के बिना। दूसरे गिल्ड्स उसे इग्नोर करते हैं और उनका इक्विपमेंट भी बेहद घटिया है। काम बहुत खतरनाक है और पेमेंट बेहद कम। जब तक कोई बेवकूफ़ न हो, कौन ऐसी जगह काम करना चाहेगा? हाना हंसी, तो हंटर्स ब्यूरो के सारे लोग बेवकूफ़ हैं? विक ने रात के नज़ारे की ओर देखते हुए कहा, हाँ, बेवकूफ़, जो अपनी जान रिस्क में डालते हैं दूसरों की रक्षा के लिए। यही लोग ब्यूरो में काम करते हैं। उसकी बात सुनकर हाना मुस्कुरा दी। तभी उसके फ़ोन पर इमरजेंसी मैसेज आया, डंजन ब्रीच डिटेक्ट हुआ था। बिल्कुल बिना सोचे विक वहां जाने की तैयारी करने लगा। उसने हाना से माफ़ी मांगी और सिचुएशन एक्सप्लेन की, लेकिन हाना तुरंत उठ खड़ी हुई, मैं भी चलूंगी। विक ने कहा, वहां डंजन ब्रीच है, अर्जेंट सिचुएशन है, किसी को सपोर्ट देना होगा। वो मुस्कराया और दोनों साथ निकल पड़े। वो जुंगी प्रोविंस पहुंचे, जहां एवैक्यूएशन चल रही थी। मिलिट्री और ब्यूरो दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे थे। एजेंट लाई जोंगजुन ने विक को देखकर खुशी जताई, सुना था तुम काफ़ी वक्त से अनअवेलेबल थे। वो मिन्हाना को देखकर चौंक गया, और ये हंट्रेस तुम्हारे साथ? विक ने पूछा, सिचुएशन क्या है? एजेंट ने कहा, कुछ खास नहीं, हम एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। सोचा नहीं था कि तुम आ पाओगे। हाना ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? एजेंट ने समझाया, जब डंजन ब्रेक थ्रू होता है तो कमांड एरिया के स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड को दी जाती है, और आज वो है हीरो गिल्ड। विक ने बीच में टोका, तो कमांड पहले ही दे दी गई? एजेंट ने कहा, लीडर कमांड सेंटर में फाइनल प्रोसीजर्स पूरा कर रहा है। विक ने ठंडे लहजे में कहा, अभी मैं अथॉरिटी में हूं और वहां की ओर बढ़ गया। हाना ने पूछा, हीरो गिल्ड का हेड कांग सनचान है ना? उसका पर्सनालिटी तो बहुत इरिटेटिंग है, क्या हमें उसे रोकना नहीं चाहिए? एजेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खुद ही देख लोगी। और हाँ, तुम यहाँ कर क्या रही हो? हाना बोली, प्रैक्टिस करने आई हूँ। दरअसल मुझे हंटर ब्यूरो में काफ़ी इंटरेस्ट है, इसलिए सोचा कि उन्हें ऑब्जर्व करूं। उधर हीरो गिल्ड के टेंट में लीडर प्लान समझा रहा था। ऑपरेशन 1 घंटे में शुरू होगा, तब तक वेपन्स तैयार रखो। तभी एमसी अंदर आया और पूछा, तुम गिल्ड लीडर हो? सुनचन ने पूछा, तुम कौन हो? एमसी ने कामली कहा, हंटर ब्यूरो का एजेंट। वो बोला, ऑपरेशन 1 घंटे में शुरू होगा और उसके बाद कमांड हमारे पास होगी। सुनचन भड़क गया,
क्या मजाक है ये? विक ने पूछा। कोई प्रॉब्लम है क्या? वो बोला। तुम लोग सोचते हो हंटर ब्यूरो ऐसी सिचुएशन संभाल सकता है? यहाँ 20 ए रैंक मॉन्स्टर्स और 50 बी रैंक मॉन्स्टर्स हैं, और तुम्हारे पास सिर्फ बी और सी रैंक हंटर्स हैं, एक भी ए रैंक नहीं। विक ने कहा, मुझे रैंक्ड गेम्स में इंटरेस्ट नहीं। अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन अभी शुरू कर देते हैं। सुनचन गुस्से में बोला, इडियट। लेकिन विक शांत रहा। 1 घंटे में 1000 लोग मर जाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम लोग हिचकिचा रहे हो। सुनचन हंस पड़ा और बाकी को घूरते हुए बोला, ऑपरेशन 2 घंटे बाद शुरू होगा। विक ने ठंडे स्वर में कहा, तो फिर 2 घंटे में क्या होगा? जो लोग 1 घंटे में बच सकते थे अब तुम्हारी वजह से मर जाएंगे, समझे? अब हटो रास्ते से, मैं तुम्हारी लाश का इंतजाम कर लूंगा। ऑपरेशन शुरू होने से पहले विक ने सभी एजेंट्स को इकट्ठा किया। मेली हंटर्स रेस्क्यू संभालेंगे और रेंज्ड वाले मेरे साथ मॉन्स्टर्स को सप्रेस करेंगे। वो मुस्कराया। 1-2 घंटे में बाकी हंटर्स को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो शहर की ओर बढ़ा। हाना पीछे पीछे दौड़ती आई। क्या तुम बिना प्लान के सबको बचाने जा रहे हो? विक ने कहा। मर्द बस आगे बढ़ते हैं, वो बोली। और औरतें? वो हंसकर बोला, औरतें अटैक करती हैं। उसका ये दादा स्टाइल जोक सुनकर हाना का चेहरा बिगड़ गया। ये कोई कॉर्पोरेट डिनर नहीं था जहां इस पर टोस्ट किया जाए। शहर में इस वक्त पूरी तरह केओस था। बिल्डिंग्स जल रही थीं, कई तो खंडहर बन चुकी थीं। एक छोटा बच्चा सड़क पर बैठा रो रहा था। माँ, माँ, उसकी आवाज ने मॉन्स्टर्स का ध्यान खींचा। एक विशाल वुल्फ उसकी तरफ बढ़ा। वो गुर्राया और उस पर झपटा, लेकिन ठीक उसी वक्त एमसी वहां पहुंचा और मॉन्स्टर को धक्का मारकर दूर फेंक दिया। उसने एजेंट्स को आदेश दिया, एक्ट करो। एक एजेंट ने बच्चे को उठाते हुए कहा, चाइल्ड सेफ है। उसी वक्त विक को वार्निंग मिली कि बड़ी संख्या में मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो सीधा उनकी ओर दौड़ा। जैसा हमेशा करते हैं, शुरू करो। सबने पोजीशंस ले लीं। विक पास पहुंचा और सभी मॉन्स्टर्स को चेन से बांध दिया। फिर रेंज्ड हंटर्स ने हमला शुरू किया। मैजिकल अटैक्स की बौछार मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ी। हाना ने हैरानी से देखा, जब विक मॉन्स्टर्स को बाइंड करता है तो रेंज्ड हंटर्स अपनी कॉम्बैट पावर उन पर कॉन्सेंट्रेट करके उन्हें खत्म कर देते हैं। सिंपल पर इफेक्टिव टैक्टिक है, उसने सोचा। विक तो अच्छा था ही, लेकिन बाकी हंटर्स की ऑर्गेनाइजेशन भी लाजवाब थी। हर कोई अपनी रोल परफेक्ट तरीके से निभा रहा था। वो ब्लैक स्काई, जिसका वो कभी हिस्सा थी, सिर्फ शिकार की परवाह करता था, जिंदगियां बचाने की नहीं। लेकिन यहाँ ये सच्चे हंटर्स थे। ये सोचकर उसका दिल गर्म हो गया। अचानक पास की रबल हिली। एक वुल्फ बाहर कूदा और आर्चर पर झपटा। हाना ने तुरंत रिएक्शन दिया। उसने फायरबॉल से उस बीस्ट को उड़ा दिया। हंटर ने उसकी तरफ देखकर कहा, थैंक्स फॉर सेविंग मी। वो मुस्कराई, मैं यहाँ नहीं हूँ, हेल्प चाहिए तो बेझिझक कहना। वो उसकी बात सुनकर दंग रह गया। तभी एमसी मॉन्स्टर के शरीर पर चढ़ गया। अब इसे खत्म करने का वक्त है। एक एजेंट ने चिल्लाकर कहा, साहब, आगे एक बड़ा ओपन स्पेस है। वे सब वहां पहुंचे। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट थी। एमसी ने चारों तरफ देखा और बोला, ये काफी होगा, पोजीशंस लो। वो साइट के बीच खड़ा हुआ स्किल हेट्रेड इम्पल्स एक्टिवेट किया और जोर से चिल्लाया, जिससे आसपास के सारे मॉन्स्टर्स उसकी ओर दौड़ पड़े। वो मुस्कराया, इन्विटेशन स्वीकार करने के लिए शुक्रिया। उसने चेन्स छोड़ी, उन्हें मजबूती से बांधा और हाना को पुकारा, अब स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लो दो। हाना चौंक गई। उसे लगता है मेरी मैजिक वीक है क्या? इस बार तो वो खुद भी फंस जाएगा। हंटर ब्यूरो की आर्चर जुंग हायोन ने समझाया, हम हमेशा ऐसे ही फिनिश करते हैं, उस पर भरोसा रखो। दूसरे हंटर ने हंसकर कहा, किस्मत अच्छी है हमारी, आज उसकी रियल स्किल्स देखने मिलेंगी। हाना एक्साइटेड हो गई। इस बीच मॉन्स्टर्स भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब फ्रीज हो गए जब आसमान में एक विशाल फायरबॉल उभरा। हाना ने अपनी पूरी ताकत उस मैजिक में डाल दी और विक को चेतावनी दी, मैं इसे वापस नहीं बुला सकती, खुद संभाल लो। विक मुस्कराया। आग उसकी ओर बढ़ी और अगली ही पल एक विशाल आग का स्तंभ आसमान में उठा, अपने चारों ओर के सारे मॉन्स्टर्स को जला गया। जब आग शांत हुई, बस धुआं रह गया। हाना ने गहरी सांस ली और जली हुई जमीन पर खड़े विक को थम्स अप करते देखा। उसने सोचा, क्या ये सच में इंसान है? कुछ देर बाद वे दोनों कैंप लौट आए। सुनचन उसके पास आया और बोला, क्या उसने भागने का फैसला कर लिया? उससे लगा था कि उसके अंदर अपनी जान दांव पर लगाने की हिम्मत है, लेकिन वो तो बस एक घटिया इंसान निकला जो अपना प्रॉमिस भी नहीं निभा सका। उसने अपने फोन में टाइम देखा और मुस्कुराते हुए बोला कि इसी वक्त मासूम गांव वाले मर रहे होंगे, और बदकिस्मती से उनके गिल्ड का काम अभी भी 1 घंटे और 8 मिनट बाद शुरू होना था। उसने उम्मीद जताई कि हंटर ब्यूरो उनकी गिल्ड का अपमान करने के बदले कोई बढ़िया मुआवजा प्लान लाएगा। उसी वक्त कैंप से रिपोर्ट आई कि ब्रेकआउट की स्थिति को संभाल लिया गया है
और सुनचन की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वो हैरान रह गया। एमसी ने सांस छोड़ते हुए कहा कि उसे लगा वो बकवास कर रहा था, लेकिन असल में खबर यहाँ देर से पहुंच रही थी। डंजन ब्रेकआउट की स्थिति हाल ही में हंटर ब्यूरो की वजह से सुलझाई जा चुकी थी। सुनचन चौंक गया और एमसी वहां से गुजरते हुए बोला कि चलो अब 1 घंटे बाद जाकर बाकी गड़बड़ साफ कर लेते हैं, शायद उस तरह से उनका भी कुछ फायदा हो जाए। हाना ने जीभ निकाली और गुस्से से कांपते वाणिक के पीछे चल दी। उसकी गिल्ड का एक मेंबर उलझन में उसे पुकारने लगा तो वो गुस्से में चिल्लाने लगा और गालियां देने लगा। हाना ने वॉन्सिक से कहा कि उसने अपनी पावर यूज कर ली है और अब उसे भूख लगी है, शायद वो कुछ खाने चलें। वो मुस्कुराया और बोला कि इस बार ट्रीट उसकी तरफ से है। समय बीत गया। एमसी किसी टैक्सी में सफर कर रहा था और रेडियो पर न्यूज़ सुन रहा था। हर गिल्ड ने रिक्रूटिंग वॉर में हिस्सा लिया और सबने मिन्हाना को अपने यहाँ शामिल करने के लिए स्पेशल ऑफर दिए, जो हाल ही में ब्लैक स्काई गिल्ड छोड़ चुकी थी। लेकिन अंत में सबको हैरान करते हुए उसने हंटर ब्यूरो को चुना। ये नतीजा सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था और कई गिल्ड्स निराश हो गईं। जब उससे पूछा गया कि उसने हंटर ब्यूरो क्यों चुना, तो जवाब बहुत सिंपल था, क्योंकि वो कूल बनना चाहती है। ये सुनकर विक मुस्कुराया और तभी सिस्टम ने बताया कि कोई शॉक डिटेक्ट हुआ है। वो चौंक गया और एक्साइट होकर ड्राइवर से बोला कि जल्दी उसे नेशनल लाइब्रेरी ले चले। फिर उसने मिंजाई को कॉल किया और पूछा कि वो ठीक है या नहीं, सिचुएशन क्या है। उसने बताया कि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एमसी ने फिक्रमंद होकर कहा कि वो रास्ते में ही है, बस थोड़ा इंतजार करे। मिंजाई ने माफी मांगी और कहा कि ये सब उसी की वजह से हुआ। तो एमसी ने बोला कि ऐसी बातें मत कहो, अगर कुछ भी होता है तो उसे तुरंत कॉल करे। कॉल खत्म करके उसने फोन की स्क्रीन को देखा और माथे पर शिकन आई। इस बीच लाइब्रेरी के अंदर हर कोई घबरा गया था। एक लड़के ने उत्साहित होकर दूसरों से भागने को कहा। एक लड़की ने पूछा, क्या फिर से इविल डूअर्स आ गए? क्या यहाँ कोई हाई रैंक आइटम रखा था? आखिर यहाँ ऐसा क्या है जो इविल डूअर्स बार बार दिख रहे हैं? सब भागने लगे और इस बीच मेंस रेस्टरूम में कुछ लोग हथियार लहराते हुए किसी चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक ने जोरदार वार किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वो गाली देते हुए बोला कि ये इतना मजबूत क्यों है? उसका साथी बोला, क्या तुझे लगा था कि एस रैंक इक्विपमेंट यूं ही दे दिया गया है? अब टाइम खत्म हो चुका था, उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना था, इससे पहले कि ब्यूरो के लोग पहुंच जाएं। उन्होंने उस बड़े ककून को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले वो गायब हो गया। असल में मिंजय इतने समय तक उन्हीं मजबूत धागों के नीचे छिपा हुआ था। उसने राहत की सांस ली, खड़ा हुआ और सोचा कि उसने फिर से लाइब्रेरी को नुकसान पहुंचा दिया। तभी वॉनिक रेस्टरूम में घुस आया और चिंता से उसका नाम पुकारा। लड़का तुरंत उसकी बाहों में जा गिरा। वो मुस्कुराया और बोला, क्या तुझे इससे घुटन नहीं होती? लड़के ने जवाब दिया कि उसे अच्छा लगता है, क्योंकि इससे उसे 3 साल पहले की यादें ताज़ा हो जाती हैं। ऐसी ही एक झप्पी में उन्होंने घर लौटने की बात कही थी। वे इतने भावुक हो गए कि ध्यान ही नहीं दिया कि ब्यूरो एजेंट्स ने उन्हें घेर लिया है। वॉनिक ने कहा कि हाँ, तब हम वाकई बहुत डर गए थे। कहीं तू जख्मी तो नहीं? उसने हेलमेट उतारा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, मेरे पास ये है। वो क्राउन ऑफ द किंग ऑफ डॉपलगैंगर्स था, जो खतरे के वक्त कोकून में बदलकर अपने मालिक की रक्षा करता है। एमसी ने कहा कि ये चीज़ उसे बचाने के लिए दी गई थी, लेकिन असल में ये खतरा खुद लेकर आती है। उसने हेलमेट वापस पहना और कहा कि ये मत कहना कि इसके बिना वो जिंदा नहीं रह पाता। हेलमेट एक हैट में बदल गया और वो बोला, लगता है मुझे अब यहाँ काम करना बंद कर देना चाहिए। शायद अफवाहों की वजह से ही इविल डूअर्स बार बार आ रहे हैं। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इससे और लोग नुकसान झेल रहे हैं। एमसी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू काम छोड़ सकता है, लेकिन अगर दूसरी लाइब्रेरी गया तो वही सब फिर होगा। लड़के ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? मैं लाइब्रेरी का काम नहीं छोड़ सकता। मुझे पता है, अगर मैं किताबें नहीं पढ़ता तो मेरे सिर में बहुत दर्द होता है। जिसने मिंजे के सिर के साथ ये किया था वो मेज एलन कॉन्टिनेंट की नॉर्दर्न बॉर्डर से था। उसका रिसर्च फोकस चिमियस बनाना था। वो एक पागल था जो पकड़े गए गुलामों को अपने हिसाब से बदल देता और उन पे एक्सपेरिमेंट करता। उसके एक टॉर्चर जैसे एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये हुआ कि मिंजे का शरीर अब तब तक दर्द महसूस करता था जब तक उसका दिमाग एक्टिव न हो। अगर वो दर्द नहीं रुकता तो वो बेहोश होकर मर भी सकता था। वैनिक भी उसके एक्सपेरिमेंट्स का शिकार था और लगभग मर ही गया था। उसे वो पागल याद आया
और चेहरे पर गुस्सा लिए कहा कि उसे इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए था। उसी वक्त उसका फोन बजा। खबर आई कि उन्होंने कल्प्रिट्स को ढूंढ लिया है और उनका सामना कर रहे हैं। उसने कहा कि बस उन्हें थोड़ा वक्त तक रोक कर रखें और मिंजे से कहा कि वो जल्दी लौट आएगा, तब तक वो अपना सामान पैक कर ले। उसने कहा कि उसे एक ऐसी चीज मिली है जो शायद उसे पसंद आएगी, तो चिंता मत करे। मिंजे को जिज्ञासा हुई और उसने वादा किया कि वापसी के बाद सब बताएगा, तब तक वो उसका इंतजार करे। इस बीच ब्यूरो एजेंट्स ने इविल डूअर्स को पार्किंग लॉट में घेर लिया और आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। वे डरने लगे क्योंकि अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उनमें से एक ने अपने साथी से कहा कि वो लोग तो सिक्योरिटी एजेंट जैसे लग रहे हैं, ऐसे लोग तो बस डी रैंक होते हैं, तो वे बेवजह उनसे भाग रहे थे। उसके साथी ने कहा कि उन्हें बस खत्म ही कर देते हैं। उसने आगे बढ़कर अपने हाथों में बैंगनी बिजली जलाई, जिससे एजेंट्स घबरा गए। उनमें से एक ने अपने लीडर को पुकारा, लेकिन वे कुछ कदम भी नहीं उठा पाए थे कि बिजली से झुलसकर जमीन पर गिर पड़े। वो बोला, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि सारे इविल डूअर्स डी या ई रैंक के ही होते हैं? क्या तुम सोचते हो हम कोई स्ट्रीट थग्स हैं? उसका साथी बोला, उनके नजरिए से तो हम बस वही लोग हैं जो एक बच्चे पर हमला करके भागे थे। शायद हमें ये सब छोड़कर किसी गिल्ड में जाकर हंटर्स बन जाना चाहिए। उसका दोस्त बड़ा हथौड़ा निकालते हुए बोला, बकवास बंद कर और जल्दी खत्म कर इन्हें। एजेंट्स होश में थे लेकिन उठ नहीं पा रहे थे। शुक्र था एमसी वक्त पर पहुंच गया। उसने इविल डूअर्स को एक चेन से बांध लिया और पास खींचकर बोला, तुम जानते हो, अगर पकड़ के दौरान मर गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? लोगों ने पूछा कि वो कौन है। उसने कहा, मैं यहाँ सवाल पूछने आया हूँ। अगर जिंदा रहना है तो ध्यान से सुनो। उसने एक को पकड़ा और पूछा, किसने भेजा तुम्हें? अगर जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। वो घबराकर बोला, किसी ने नहीं भेजा। और उसी वक्त कर्क की आवाज आई और वो दर्द से चीख उठा। वॉनिक ने ठंडे लहजे में कहा कि अगली बार घुटना तोड़ूंगा और फिर पूछा। वो चुप रहा। फिर एक कर्क और चीख। दर्द से वो बेहोश हो गया। एमसी थोड़ा चौंका और बोला, लगता नहीं ये कोई छोटा मोटा अपराधी है। उसने उसके साथी की तरफ देखा, पैर उसके सिर पर रखा और बोला, तेरे पास बस एक मौका है, किसने भेजा? वो घबराया हुआ था, सोच रहा था बोले या नहीं। आखिर में उसने चुप रहने का रिस्क लिया। एमसी ने दबाव और बढ़ाया। दर्द असहनीय हो गया और उसकी आंखों से खून आने लगा। वो चिल्लाया, मैनेजर सा का ऑर्डर था। ये चेयरमैन के बर्थडे गिफ्ट के लिए था। एजेंट्स के हेड ने वाणिक से कहा कि अगर वो मैनेजर ऐसे की बात कर रहा है तो शायद वो साइजन की बात कर रहा है, जो मैचोनियल का करीबी साथी है। एमसी समझ गया कि वो किसकी बात कर रहे हैं। डियोन कंस्ट्रक्शन का हेड, ए रैंक असैसिन मिशॉन। डियोन गिल्ड से शुरुआत करके वो अब कोरिया का सबसे ताकतवर विलन बन चुका था। वो सिर्फ अंडरवर्ल्ड ही नहीं चलाता था, बल्कि बड़े पॉलिटिशियंस के लिए गंदे काम भी करता था। यानी वही था जिसने मिंजे की जिंदगी खराब की थी। एमसी ने पूछा, क्या उसके क्राइम्स का कोई ठोस सबूत है? उसे बताया गया कि मैकोनियल के सीक्रेट सेफ में शायद अहम सबूत और अकाउंटिंग लेजर हैं, लेकिन उसके पावरफुल सपोर्ट की वजह से सर्च वारंट मिलना असंभव था। भले ही इमरजेंसी अरेस्ट कर लें, हंटर ब्यूरो अकेले नहीं संभाल सकता था। विक दरवाजे की ओर बढ़ा और गंभीर लहजे में बोला, बहुत बढ़िया, तो अब मैं प्रमोशन के लिए जा रहा हूँ। वो एजेंट्स के साथ डियोन कंस्ट्रक्शन हेडक्वार्टर्स पहुंचा। आदमी ने बिल्डिंग देखी और नोट किया कि उसमें 20 फ्लोर थे। अंदाजा लगाया जा सकता था कि 14th फ्लोर तक सिर्फ ऑफिस थे और 15th फ्लोर से ऊपर मैशोनियल के लोग रहते थे। 20th फ्लोर पर चेयरमैन्स ऑफिस में रिश्वतों के सबूत वाला अकाउंटिंग बुक रखा था। एमसी बिल्डिंग के गेट पर पहुंचा और एजेंट से कहा कि बाकी लोगों को इकट्ठा करे और यहीं रुके। एजेंट ने चिंतित होकर पूछा, क्या आप अकेले अंदर जा रहे हैं? आपको सपोर्ट की जरूरत होगी। एमसी ने कहा, सब ठीक है, मैं अकेला जा सकता हूँ। लौटने के बाद बाकी सब संभाल लेना। वो अंदर गया और एलिवेटर की ओर बढ़ा, लेकिन वहां सिर्फ 14th फ्लोर तक के बटन थे। वो 14th फ्लोर पर पहुंचा और काउंटर पर बैठे आदमी ने कहा कि बाहर वालों को यहां आने की इजाज़त नहीं है। उसने जवाब दिया कि उसे 20th फ्लोर पर काम है। उस आदमी ने पूछा कि उसे कहाँ जाना है और उसने बताया कि वो हंटर्स ब्यूरो से है। उसने पूछा कि क्या उसके पास वारंट है और जब उसने नहीं कहा तो उसने सलाह दी कि वो यहाँ से चला जाए और कोई अननेसेसरी शोर न करे। लेकिन वॉन्जिक ने उसकी बात नहीं मानी और कहा कि वो 6 फ्लोर ऊपर जाकर स्टेयर्स से जाएगा। तभी वो आदमी अपनी सीट से उछल पड़ा और उसे रोकने लगा। कहाँ जा रहे हो बिना परमिशन के? उसने घबराकर वॉन्जिक का कंधा पकड़ा और कहा, रुको,
तभी एमसी मुड़ा, उसका चेहरा पकड़ा और उसका सिर फ्लोर पर दे मारा। इसके बाद वो लैंडिंग की तरफ गया और बोला, यहाँ तो मेहमानों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया जाता है। आवाज सुनकर बाकी लोग भी 14th फ्लोर पर नीचे आ गए और पूछा, ये कौन है? उसने कहा, मैं एक फ्रीलांस एजेंट हूँ। उन्होंने कहा, उसे पता है कि ये एरिया क्लोज्ड है ना? अगर वो ऊपर गया तो मर जाएगा। वो बोला, मुझे किसी बेकार के लोगों से खेलना नहीं है। बताओ, मैशनल कहाँ है? उनमें से एक बोला, क्या ये पागल हो गया है? उसने अपने साथी से कहा, इस बेवकूफ़ को ख़त्म करो। और फिर बोला, कहाँ से आ गया ऐसा मूर्ख जो यहाँ बिना डर के चला आया? फिर उस आदमी ने मैजिक का इस्तेमाल किया और एक फायरबॉल सीधा वॉनिक की तरफ छोड़ा। दूसरा आदमी चिढ़कर बोला, बेवकूफ, इससे दीवार पर कालिख लग जाएगी। वो मुस्कुराया और बोला, कम से कम हमें बॉडी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बस एशेज इकट्ठा कर लेना। लेकिन जब उन्होंने विक को बोलते सुना तो वो हैरान रह गए। उसने हंटर ब्यूरो का लॉ बताया, आर्टिकल 21 पैराग्राफ 2। ब्यूरो एजेंट्स को सेल्फ डिफेंस में किसी ईविल डूअर को मारने की अनुमति है अगर लड़ाई के दौरान स्थिति उसकी मांग करे। वो आर्मर पहन चुका था और स्मोक के बादल से बाहर निकला। मुझ पर जानलेवा हमला किया गया है और अब मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब से मैं बिना दया के जवाब दूंगा। क्या तुम यकीन से सोचते हो कि मुझे मार सकते हो? वो डर गए और सबने मिलकर उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एमसी ने बस अपनी चेन छोड़ दी और सबको रोक दिया। उसने उन्हें गले से पकड़कर हवा में लटका दिया और बोला, चलो कोशिश करो अगर कर सकते हो। तभी बिल्डिंग में अलार्म बज उठा। एमसी आगे बढ़ता गया और वो लोग नंबर्स के बल पर उसे रोकने की कोशिश करने लगे। एक नई टीम भी पहुंची और उस पर मैजिक से हमला करने लगी, लेकिन उनकी अटैक्स बेअसर थीं। वो लोग पूरी ताकत से हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिल्डिंग गिर जाने का डर था। फिर भी अटैक्स का कोई असर नहीं हुआ। एमसी ने उन्हें नज़रअंदाज करते हुए आगे कदम बढ़ाए और जब उन्हें एहसास हुआ कि वो चेयरमैन ऑफिस की तरफ जा रहा है तो वो घबरा गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, उसे किसी भी हालत में रोकना होगा, चेयरमैन को बचाओ। वो सब मिलकर उस पर टूट पड़े। उसकी आर्मर में कोई वीकनेस ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। आखिरकार एमसी ने तंग आकर अनहोली स्ट्राइक स्किल का इस्तेमाल किया। उसकी आर्मर चमक उठी और बिल्डिंग की सारी लाइट्स चली गईं। एक तेज फ्लैश हुआ, उसके आसपास मौजूद सभी लोग जलकर राख बन गए। सिर्फ एक आदमी जो थोड़ी दूरी पर था वो बच गया। उसने चेहरे को हाथ से ढका और जब रोशनी गई तो देखा कि वॉनिक बिना रुके चेयरमैन ऑफिस में जा रहा था और आसपास सिर्फ एशेस पड़ी थीं। वो डर से जमीन पर गिर गया। चौंचिल ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, काफी सरप्राइजिंग है कि तुम अकेले यहाँ तक पहुँच गए। फिर पूछा, ब्यूरो यहाँ किस काम से आया है? एमसी ने पूछा। तो यही वो बेवकूफ़ एमा चौंचिल है। उसकी सेक्रेटरी सॉन्जिन गुस्से से तलवार निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ा। चेयरमैन से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? एमसी ने उसे पहचान लिया और गुस्से से पूछा, क्या तुम अब भी मिंजे को परेशान कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि चोनुल को कोई गिफ्ट दे सको? वो आदमी हंसकर बोला, तुम उस छोटे से बच्चे की बात कर रहे हो जिसके पास किंग्स क्राउन है? वो एमसी पर झपटा और चिल्लाया, तो उस बच्चे ने तुमसे शिकायत की और तुम्हें हमें सजा देने भेज दिया? उसने तलवार नीचे से मारी, लेकिन एमसी ने तुरंत ब्लॉक किया और चेन छोड़ी, हालांकि वो डॉज कर गया। इस बीच चौंचिल, जो लड़ाई देख रहा था, सिगरेट जलाते हुए बोला, सॉन्जिन, अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी खत्म करो। सॉन्जिन ने माफी मांगी और कहा, मैं अभी निपटता हूँ। उसने स्पीयर व्हर्लविंड स्किल का इस्तेमाल किया, हवा को ब्लेड के चारों ओर घुमाया और आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो वार करने वाला था, एमसी ने तलवार घुमाई, उसकी वेपन टुकड़ों में बिखर गई। उसके चेहरे से साफ था कि वो शॉक्ड था। तभी उसे चेहरे पर जोरदार प्रहार पड़ा और वो दूर जा गिरा। यानजुन के गिरते ही चौंचिल खुद आगे आया और वॉनसिक के पीछे जाकर पूछा, वो गिफ्ट वाली बात क्या थी? उसकी सेक्रेटरी ने बेवजह झंझट कर दी थी। एमसी ने उसकी आवाज सुनते ही तलवार घुमाई, लेकिन वो वहां नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, चौंचिल गायब लग रहा था। तभी एक बार साइड से हुआ, फिर दूसरे साइड से तेज तेज प्रहारों की बौछार हुई। एमसी ने शील्ड उठाया और सही मौके का इंतजार किया। फिर उसने एक मूवमेंट पकड़ी, आदमी को गले से पकड़ लिया, लेकिन वो उसका क्लोन निकला जो मिस्ट में गायब हो गया। चौंचिल पीछे से बोला, तुम काफी ताकतवर हो, तभी यहाँ तक पहुँच पाए, लेकिन अगर एक भी वार नहीं लगा पा रहे तो सब बेकार है। वॉन्जिक ने चेन छोड़ी और बोला, क्या ये तुम्हारे लिए भी लागू होता है? वो धुंध में गायब हो गया और मैजिक ने एमसी के हाथ पैर बांध दिए। ये यानजिन था
जो अब तक ताकत जमा कर रहा था। वानुक का शरीर कांप रहा था और चौंचील ने फ्लेम जलाते हुए कहा, मैंने इसे बहुत वक्त से इस्तेमाल नहीं किया। उसने फायर इक्लिप्स स्किल एक्टिव किया। एमसी आग में घिर गया। चौंचैल बोला, ये आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक दुश्मन पूरी तरह जल न जाए। वो अपनी चेयर पर बैठ गया और बोला, अब आग का मजा लो। कुछ देर बाद उसने कहा, काफी स्ट्रांग है, शायद इसे पूरी तरह जलने में कुछ दिन लगेंगे। फिर अपनी सेक्रेटरी से बोला, मुझे पता है तुम मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लाना चाहते थे, लेकिन लगता है तुमने ज्यादा कर दिया। सॉन्जिन ने झुककर माफी मांगी और कहा कि उसे लगा डॉपलगैंगर किंग्स क्राउन उसकी कलेक्शन के लिए परफेक्ट होगी। चौंचील ने पूछा, ए रैंक आइटम है? जब उसने कहा एस रैंक तो वो थोड़ा चौंक गया। वो कबोर्ड के पास गया, एक स्पेशल किताब दबाई और सीक्रेट रूम का पैसेज खुला। मुझे नए आइटम के लिए जगह तैयार करनी होगी। उसकी सेक्रेटरी मुस्कुराया और बोला, लोगों को भेज दिया है। वानिक हंसा, बिना जाने रैंक पूछना भी गिरी हुई हरकत है। चौंचील बोला, क्या ये बात तुम्हारे लिए भी सही नहीं? फिर बोला, मेरी कलेक्शन की सबसे कीमती चीज सेक्रेट सॉर्ड मेंडाक्स के बारे में सुनो। उस तलवार का पहला नाम था ब्लेड ऑफ हेट्रेड। कोई भी उसे छूता तो 100 दिनों में बीमार होकर मर जाता। ये एक कर्स्ड आइटम था, लेकिन जब उसने इसे पाया उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सोचता था, अगर एस रैंक आइटम का कर्स हट जाए और इसकी असली शक्ति जाग जाए तो ये कितनी ताकतवर होगी। इसके लिए उसने 3 प्रोफेशनल अप्रेजर्स की कुर्बानी दी ताकि तरीका पता चल सके। और तरीका सिंपल था, 1 महीने में 1000 लोगों को तलवार से कर्स करना। ये सुनते ही एमसी को ऑफिस फीवर की न्यूज़ याद आ गई। एक एलिमेंट्री स्कूल में अननोन इन्फेक्शन फैला था। 1000 लोग संक्रमित हुए थे, कई बच्चे मारे गए थे। वो गुस्से से भर गया, तो वो ऑफिस फीवर घटना तुम्हारी ही करतूत थी? चौंचील ने हंसते हुए कहा, थोड़ी पुरानी बात है, नॉस्टैल्जिक थी। हम स्कूलों के सामने एक्सकैलिबर इवेंट करते थे, बच्चों को गिफ्ट्स देते थे, गेम कॉन्सोल्स, टॉयज जो उन्हें पसंद हों। हो सकता है तुम्हें ये घटिया लगे, लेकिन ये तरीका सबसे इफेक्टिव था। बच्चों की एक्टिविटी स्कूल के सामने ज्यादा होती है, लेकिन मजेदार बात ये थी, कर्स हटने के बाद तलवार डी रैंक निकली। दिखने में खूबसूरत डेकोरेटिव सॉर्ड पर कोई पावर नहीं, फिर भी ये मेरी फेवरेट है। रैंक सब कुछ नहीं बताती, ये पवित्र तलवार 1000 जिंदगियों के बराबर है। वॉन्सकिक अब भी निकलने की कोशिश कर रहा था और वो पास आया। क्या तुम्हें लगता है मैं सिर्फ रैंक देखने वाला कलेक्टर हूँ? एमसी ने आखिरकार चेन्स तोड़ दी और सीधा उस पर हमला किया। उसकी तलवार तोड़ी और गले से पकड़ लिया। उसे हवा में उठाते हुए बोला, घिनौने कमीने, मैं कब से तुम्हारे करीब आने का इंतजार कर रहा था। यानजिन चिल्लाया। चेयरमैन और पावर का इस्तेमाल किया। उसने बॉल्स और चेन्स छोड़ी और चिल्लाया, उसे छोड़ दो। एमसी ने बॉल्स को डेटोनेट किया, टुकड़े उड़ गए। चौंचील चेहरे पर खरोंच के साथ अपनी सेक्रेटरी पर चिल्लाया, बेवकूफ, सारा कचरा इधर उड़ा दिया। सॉन्जिन ने माफी मांगी। विक बोला, सच कहूं तो हमें तुम जैसे गिरे हुए लोगों से कोई मतलब नहीं। हमें तो बस गेट्स बंद करनी है और डंजन को ब्रीच होने से रोकना है। पता है, ऐसे मामलों में औसतन 500 लोग मारे जाते हैं। वो अब भी चेयरमैन को पकड़े था, जिससे वो गर्मी से झुलस रहा था। चौंचील ने घबराकर कहा, रुको। वॉन्जिक बोला, क्या कहा था तुमने? 1000 विक्टिम्स बच्चों समेत? चौंचील घबरा गया। मैं तुम्हें एक ऐसा डील दूंगा जिसे तुम ठुकरा नहीं सकोगे। लेकिन वॉनिक ने सुना तक नहीं। तुम इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर हो जिसे सजा मिलनी चाहिए। उसने गला और कस दिया। उसका सिर आग में फट गया। एमसी ने उसे एक तरफ फेंक दिया। वो जमीन पर गिरकर लोटने लगा, जलती हुई आग बुझाने की कोशिश करते हुए दर्द से चीख रहा था। उसका सेक्रेटरी घबराई हुई आवाज में उसे पुकारता है और उसने उसे इडियट कहकर तुरंत आग बुझाने का आदेश दिया। यानजुन ने अपनी जैकेट उतारी और उसे हवा में लहराने लगा। आग बुझाने की कोशिश की, बट कोई फायदा नहीं हुआ। चौंचील ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। वो उसके पास आया और मदद मांगी, लेकिन जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा जो हड्डियों तक जल चुका था, वो डर गया और उसे लात मारते हुए चिल्लाया कि दूर हो जाओ। आखिर में चेयरमैन अपनी ही लपटों में जलता रहा और एमसी ने उस आग से छुटकारा पाकर अपने सेक्रेटरी के पास जाकर कहा कि वो उस पर इतना लॉयल था, फिर भी उसने उसे क्यों लात मारी। यानजुन ने घबराते हुए कहा कि चेयरमैन की आग को इतनी आसानी से संभालना मुमकिन नहीं था। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। वो पीछे हटा और तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिसने उसे फिर से कॉन्फिडेंस दे दिया। वो जोर से हंसा, फिर उसे एक फ़ोटो दिखाई जिसमें ककून को उठाया जा रहा था। वॉन्सिक को तब पता चला कि मिंज को पकड़ लिया गया है। यानजुन ने अपने आदमियों को फ़ोन किया और आदेश दिया कि उसे ज़मीन के नीचे गहराई में दफना दो जब तक वो खुद कुछ न कहे।
और किसी को भी उस जगह के बारे में कुछ न बताओ। कॉल खत्म करने के बाद उसने एमसी की ओर देखते हुए कहा, अगर वो लड़के की जान बचाना चाहता है तो अपने सारे वेपन्स उतार दे। आर्मर, हेलमेट और शील्ड सब हटाना होगा। एमसी ने उसे नज़रअंदाज किया और मिंजय को कॉल करते हुए कहा कि वो कोकून के अंदर ही रहे जब तक वो खुद संपर्क न करे। उसे बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए। वो उसे फोन की जियो लोकेशन से ढूंढ लेगा, इसलिए चिंता मत करे। अगर कुछ बजे तो तुरंत कॉल करना, वो खुद आ जाएगा। जब वो उससे बात कर रहा था तो वो आदमी शॉक में था। उसने पूछा, क्या वो उसे कोकून के अंदर से कॉल कर रहा है? एमसी ने उसे फिर इडियट कहा और बोला, बिल्कुल, वहां से कॉल कर सकता है। यांजुन को एहसास हो गया कि उसकी प्लान बुरी तरह फेल हो चुकी है। वो घुटनों पर गिर गया और रहम की भीख मांगने लगा। उसने कहा, वो वही करेगा जो एमसी कहेगा। एमसी उसके पास आया और कहा, मुझे वो लेजर चाहिए जिसमें सारे ब्राइब्स का रिकॉर्ड है। तुम्हारे पास 30 सेकंड हैं। यांजुन ने डरते हुए पूछा, क्या सच में तुम मुझे छोड़ दोगे? एमसी ने शांत स्वर में कहा, हाँ, लेकिन तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल में सड़ोगे। थोड़ी देर सोचने के बाद वो आदमी खड़ा हुआ, दीवार से एक फोटो हटाया जिसके पीछे सेफ छिपा था, कोट डाला और कागजों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, यही सारे डेटा हैं। एमसी ने तुरंत उसकी गर्दन पर चेन डाल दी। वो डर गया और चिल्लाया, तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। एमसी ने ठंडे स्वर में कहा, मैं झूठ बोल रहा था। उसने चेन कस दी जिससे वो धीरे धीरे घुटने लगा और आखिर में एमसी ने कहा, एक सलाह दूं, अगली बार बर्थडे गिफ्ट चुनते वक्त थोड़ा सावधान रहना। कुछ देर बाद मिंज सोफे के पास आया और बोला, वाह, सब कुछ पहले जैसा ही है। प्रोटैगनिस्ट ने टेबल पर बैग रखते हुए पूछा, क्या पहले थोड़ा चारों तरफ देख लूं? वो टेबल पर बैठ गया और बोला, पहले थोड़े नूडल्स खा लूंगा। अजीब बात है, जो नूडल्स मैं बनाता हूँ वो सबसे स्वादिष्ट लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम बस उन पर उबलता पानी डालते हो? उसने कहा, स्किल इस बात में है कि पानी कितना डाला जाए। एमसी ने स्पाइस बैग उठाते हुए कहा, इससे इनकार नहीं करूंगा। फिर वो अचानक पीछे मुड़ा। मिंजे ने अपना सिर पकड़ लिया और कांपने लगा। प्रोटैगनिस्ट ने घबराकर उसे पुकारा। उसने उसे एक स्फीयर दी और कहा, गहरी सांस लो और इसे देखो। वो हैरान होकर बोला, ये क्या है? एमसी ने जवाब दिया, ये लूट है जो मैंने स्टेट्स में नेक्रोमांसर्स को हराने के बाद पाया। इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, जरा देखो। जैसे वो स्काउंड्रल क्रिस्टल बॉल्स इस्तेमाल करता था। तुम्हें तरीका तो पता है ना? उसने थोड़ा पजल्ड एक्सप्रेशन में सिर हिलाया और फिर स्फीयर उसके हाथों में चमकने लगी, जिससे कमरे के चारों ओर ब्लूप्रिंट्स प्रकट होने लगे। वो बोला, वाह, ये तो लाइब्रेरी जैसा लग रहा है, सैकड़ों बुक्स जैसी चीजें। अब तो कुछ समय तक सिरदर्द नहीं होगा। फिर उसने प्रोटैगनिस्ट को पुकारा, हे, वो बोला, ये गेट की स्टडी के मटेरियल्स हैं। प्रोटैगनिस्ट चौंका, क्या? वो ब्लूप्रिंट्स की ओर बढ़ा और बोला, यहाँ समनिंग मैजिक का डेटा भी है। ये किसी डायरी की तरह है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। विकी ने कहा, वो इसे अच्छे से स्टडी करना चाहता है। क्या वो कर सकता है? एमसी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर करने वाला है तो ढंग से कर। मैं पूरी तरह सपोर्ट करूंगा। पहले बेसमेंट साफ करो। वो खुश होकर बोला, सच में? वो बोला, हाँ, अब मेहनत लगाना। कुछ समय बाद न्यूज़ में ब्रॉडकास्ट हुआ, डियॉन कंस्ट्रक्शन का पतन। डेट 11 मार्च 2021, टाइम दोपहर 12:14। हंटर ब्यूरो के डायरेक्टर कैंग गिलसॉप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के साथ सबसे बड़े विलन्स का एलिमिनेशन। होस्ट ने कहा, हंटर ब्यूरो ने ओपनली ब्राइब लेजर ऑनलाइन पब्लिश कर दिया है। 15 पार्टी मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी 35 लोगों की जांच चल रही है। हाना ने फोन स्क्रीन देखते हुए मुस्कुराकर कहा, विक, वाकई में सरप्राइजिंग है। किसने सोचा था कि डियॉन कंस्ट्रक्शन आधे दिन से भी कम में ढह जाएगा? इस घटना से कोरिया हिल गया। उसी पल पिलो ने फोन उठाते हुए चिल्लाया, क्या कह रहे हैं? गेट 30 मिनट में खुलने वाला है। अब और गिल्ड कहाँ से लाएं? वो भी बी रैंक के गेट है। गेट रिस्पॉन्स टीम के लीडर जॉन पिलो चिल्लाया, उन्हें इंतजार करना होगा। फिर बोला, हेलो, ओह शिट। हाना उसके पास आई और पूछा, क्या हुआ बॉस? वो बोला, हीरो गिल्ड ने कहा वो नहीं आ सकते। वो हैरान होकर चिल्लाई, क्या अभी के वक्त पर? सपोर्ट टीम लीडर ली जुंगजन ने कहा, और बाकी सारे गिल्ड्स ने भी अटैक से मना कर दिया है। वो सब बहुत जिद्दी लग रहे थे। हाना ने गुस्से में कहा, रेड मैनेजमेंट के आदेश न मानने पर क्रिमिनल पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। वो बोला, फिर भी उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। उनके बिना गेट अटैक संभव नहीं। वो बोली, अगर ऐसा है तो हमें खुद लड़ना होगा। वैसे भी ये बी रैंक गेट है। पिलो ने हाथ बांधकर कहा, हाना,
जब से तुम आई हो हमारे ब्यूरो की ताकत बढ़ी है, लेकिन फिर भी ये बी रैंक गेट डेंजरस है। सबकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो चुप हो गई और सिर झुका लिया। तभी वर्कर्स ने चिल्लाया, गेट खुलने में 5 मिनट बचे हैं। हाना ने कमर पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या अभी तक वानुक से संपर्क नहीं हुआ? जुंगजिन ने सिर खुजाते हुए कहा कि उसने पहले संपर्क किया था, लेकिन हेलीकॉप्टर ढूंढने में देर हो रही है, पता नहीं कब पहुंचेगा। वो मुड़ी और फिर सामने आती बस को देखकर बोली, क्या ये हीरो गिल्ड की बस नहीं है? अगले ही पल बस से हंटर्स उतरे और हीरो गिल्ड के लीडर कांगचुन ने कहा, अब तुम सब आराम कर सकते हो। अब से इस डेंजरस बी रैंक गेट को हमारी हीरो गिल्ड संभालेगी। पिलो ने पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि नहीं आ सकोगे? वो हाथ फैलाकर बोला, हाँ, कुछ जरूरी काम थे, बट हम नागरिकों की सेफ्टी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वैसे भी अगर तुम लोग अंदर गए होते तो आधे लोग लाश बनकर लौटते। वो उसके पास आया और कहा, थोड़ी सलाह दूं? ऐसी सिचुएशंस के लिए हमेशा तैयार रहो, अगली बार शायद हम सच में ना आए। वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोला, बहरहाल फैसला तुम्हारा है। अगले ही पल पिलो के पीछे तेज लपटें उठीं। हाना ने अपने हाथों में आग इकट्ठी करते हुए गुस्से में दांत भींचे। वर्कर्स दौड़ते हुए उसके पास आए और बोले, उसे शांत होने को कहो। संचन डर के मारे झुक गया और बोला, क्या हुआ? वो चिल्लाई, उसे छोड़ दो। आज नहीं छोड़ूंगी। आमतौर पर मैं डॉग मीट नहीं खाती, पर आज एक को भूनकर खा लूंगी। उसी वक्त पिलो बोला, इनफ, सब पीछे हटो। सबसे जरूरी है गेट को सुरक्षित बंद करना। यहाँ प्राइड की कोई जगह नहीं है। अब से गेट रेड स्ट्रैटेजी की कमांड हीरो गिल्ड के पास होगी। अगले ही पल किसी ने सामने इशारा करते हुए कहा, वो देखो, कुछ पास आ रहा है। पानी की तरफ सबकी नजर गई। एक चीज तेजी से किनारे की ओर आ रही थी। हाना ने चौंक कर कहा, शार्क? एक हंटर ने बोला, नहीं, ये तो मोटरबोट लग रही है। और अगले ही पल एमसी पानी से बाहर कूदकर जमीन पर उतरा और अपने बाल ठीक किए। सभी ने चिल्लाया, वो विकिक है। जोंगजिन उसके पास आया और पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? वो बोला, समय कम था इसलिए तैरकर। वो बोला, क्या? ये तो सैकड़ों किलोमीटर है। वो बोला, खैर, लगता है यहाँ कुछ लोग हैं जिनका इस ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसने हीरो गिल्ड मास्टर की ओर देखा, जो बोला, हम बहुत बिजी थे, पर ब्यूरो के अनुरोध पर समय निकाल कर आए हैं। तुम्हें तो बेसिक डिसेंसी समझनी चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें एक दिन पहले गेट ओपनिंग नोटिस नहीं मिल गया था? वे सब चुप रहे। वो बोला, और अब बेसिक डिसेंसी की बात करते हो? 30 मिनट पहले अटैक से इनकार करके? गिल्ड मास्टर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं गिल्ड मास्टर हूँ, किसी पार्टी लीडर या किसी छोटे से आदमी से बात करने की जरूरत नहीं। हटो यहाँ से। एमसी ने कहा, अरे वाह हीरो गिल्ड मास्टर, पिछले डंजन ब्रेक थ्रू में तुम क्या कर रहे थे? अगर तुमने वहां का सारा कचरा साफ किया होता जैसा तुम दावा करते हो तो समाज को कुछ फायदा होता। असल में तुम क्या करते हो? बस लोगों से पैसा चूसते हो और टैक्स लेते हो। शर्म नहीं आती ऐसी जिंदगी जीते हुए? वो बोला, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो देश छोड़कर भाग जाता। हालांकि तुम्हारे जैसे लोग विदेश जाकर भी किसी गली में गंदे काम करते मिलेंगे। अगले ही पल गुस्से में सुनचन ने अपना बाव उठाया और चिल्लाया, एक सी रैंक बेवकूफ मुझसे ऐसी बातें करने की हिम्मत करता है? उसे लगता है हाना को भर्ती कर लिया तो वो ए रैंक बन गया? बढ़िया, अब देखते हैं कितना स्ट्रांग है वो। हाना ने खुद को हाथ से ढकते हुए कहा, हवा इतनी तेज क्यों हो गई?